हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपके अपने चैनल IQ लेवल एकेडमी पे आपका स्वागत है। देखिए, नेशनल मंडेला ने एक बात कही थी। नेशनल मंडेला जो दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने, फादर ऑफ साउथ अफ्रीका भी बोला जाता है, उन्होंने कहा था कि शिक्षा जो है वो एक ऐसा हथियार है जिससे आप पूरी दुनिया को बदल सकते हो। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे आप पूरी दुनिया को बदल सकते हो। तो वही शिक्षा के ऊपर अपन पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप भी अच्छे तरीके से यदि मेहनत करोगे तो आप भी अपने हर एक सपने पूरे कर सकते हो। साथ में हर आदमी की थिंकिंग आपके लिए जो है वो बेसिकली चेंज कर सकते हो। कुछ लोग होते हैं भाई, अपने को पूछा जाता है कि आप नौकरी क्यों करना चाहते हो या फिर आप सरकारी नौकरी क्यों लगना चाहते हो। देखिए, इसमें क्या होता है कि सरकारी नौकरी लगने की बात आती है। सरकारी नौकरी लगते हैं तो इसमें देखो 90% तो क्या होता है, वास्तविक कंडीशन क्या होती है। 90% तो ये होता है कि अड़ोसी पड़ोसियों को दिखाने के लिए और उसके पापा को दिखाने के लिए, अड़ोसी पड़ोसियों को दिखाने के लिए और उसके पापा को दिखाने के लिए। जबकि बाद में धीरे धीरे मेच्योर होते जाते हैं, आदमी समझदारी बढ़ती जाती है। उसके बाद आपकी जो लाइफ स्टाइल है उसके बदलने के लिए भी जरूरी है। प्लस में आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट होते हो तो एक रेस्पेक्टिव पर्सन होते हो, आपकी बातें जो है वो हर फील्ड के अंदर मानी जाएंगी। ठीक है, तो आज अपना जो टॉपिक है वो है आर्थिक समीक्षा। आर्थिक समीक्षा जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात यह आती है कि आर्थिक समीक्षा का पूरा जो सारांश था वो मैंने एक क्लास में, फर्स्ट क्लास के अंदर पूरा करवा दिया है। वो आपका पीटी लेवल तक का लगभग क्वेश्चन कवर कर लेगा। और जो कृषि और संबंध क्षेत्र है उसको थोड़ा सा डीप में पढ़ना है। जैसे फर्स्ट क्लास की नौकरियां जो होती हैं, फर्स्ट ग्रेड की जो नौकरियां होती हैं, उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। RS मेंस के अंदर ये सीधा सीधा है, RS पीटी के अंदर प्लस मेंस के अंदर ये सीधा सीधा है। इकोनॉमी के अंदर ये सेक्टर दिया गया है कि अर्थव्यवस्था के तीनों सेक्टर हैं उनका विस्तार से दिया गया है। तो इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर योजना पढ़ेंगे कि कौन कौन सी योजनाएं सरकार ने चला रखी हैं कृषि क्षेत्र से संबंधित। दूसरी, इसके अंदर कृषि क्षेत्र से किस किस क्षेत्र से कितना आ रहा है, कितना जा रहा है। कृषि बजट जो पहली बार किया गया था उससे क्या प्रॉफिट हुआ, किसको कितनी सब्सिडी दी जा रही है, कि कहां से कृषि के अंदर कितना, मतलब जो 28.50 जो आपका स्थिर मूल्य पे वृद्धि हो रही है, GAV में वृद्धि हो रही है, या फिर 28.95% की जो अपना टोटल GDP के अंदर योगदान है, या फिर यूं कहें तो अपना GAV में इसका योगदान है। देखिए, स्टार्ट करते हैं अपन आर्थिक समीक्षा। आर्थिक समीक्षा 2022-23 की है। कब की है? 2022-23 की आर्थिक समीक्षा जो है ये 2022-23 के पीछे के साल की वास्तविक डाटा है। अब सीधा टॉपिक पे आते हैं अपन। बात क्या आती है इसके अंदर, आपने पूरा एक्सप्लेन देख लिया था। अब देखते हैं इसका कृषि एवं संबंध क्षेत्र। कृषि एवं संबंध क्षेत्र के बाद में इसका उद्योग क्षेत्र देख लेंगे, सेवा क्षेत्र देख लेंगे। कृषि एवं संबंध क्षेत्र की बात आती है तो कृषि क्षेत्र जो होता है ये प्राथमिक क्षेत्र में भारतीय अर्थव्यवस्था जो होती है तीन आधारों पे, तीन सेक्टरों में मापी जाती है। यूरोपियन डेवलप कंट्रियां हैं वहां पे कुछ जगह 5 आधारों पे नापी जाती है, लेकिन भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो तीन क्षेत्रों के अंदर, प्राथमिक, द्वितीय और तीसरी सेक्टर जो है उसके अंदर मापी जाती है। ठीक है, अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है। सकल राज्य मूल्यवर्धन की बात करते हैं। सकल राज्य मूल्यवर्धन का मतलब होता है, क्या होता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, किसी भी अर्थव्यवस्था के कोई भी क्षेत्र में, चाहे व्यापारिक क्षेत्र हो चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, उसके अंदर माल और सेवा जो होती है, माल प्लस सेवा, माल और जो सेवा होती है उसका जो मूल्य दर जो होती है उसी को क्या बोला जाता है, इसका मूल्य माप जो होती है, मूल्य दर जो होती है उसको क्या बोला जाता है, मूल्य माप होती है। मूल्य माप होती है किसी भी अर्थव्यवस्था में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, उनमें किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में साथ में क्या लेते हैं, इसके व्यापारिक क्षेत्र ले लेते हैं, आर्थिक क्षेत्र ले लेते हैं, कोई भी नाम लिख दो आप। आर्थिक क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में माल और सेवाओं का जो मूल्य माप जो होता है उसी को क्या बोले हैं, सकल राज्य मूल्य वर्धन बोला जाता है। अब सकल राज्य मूल्य वर्धन 2011-12 इसका क्या है, आधार वर्ष कितना है इसका, 2011-12 इसका आधार वर्ष है। अब देखिए क्या करते हैं कि स्थिर मूल्यों पर, स्थिर मूल्यों का आधार वर्ष 2011-12 है, हमने देखा है। तो 2018 और 19 की बात करते हैं कि 1.57 लाख करोड़ रुपए इसके ऊपर, स्थिर मूल्यों के ऊपर ये आपका GAV में योगदान रहा है, जो अपनी अर्थव्यवस्था है उसके अंदर योगदान रहा है कृषि क्षेत्र का 1.57 लाख करोड़ का। आगे जाके बात करते हैं 2022-23 में, तो 2 पॉइंट, देखिए यहां पे दिखता नहीं होगा, 2.09 लाख करोड़ रुपए का योगदान रहा है। यदि वृद्धि की बात करते हैं, ये स्थिर कीमत की वृद्धि है, कितनी है,
7.48%। क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि कृषि क्षेत्र जो है उसकी स्थिर कीमत पे जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है, 7.48% हुई है। आगे बात करते हैं प्रचलित मूल्य। प्रचलित मूल्य आपका 2022-23 का हो जाएगा कितना, 2.22 लाख करोड़ का था, आगे जाके 3.79 लाख करोड़ रुपए का हो गया। इसके अंदर यदि वृद्धि की बात करते हैं तो 14.33% की इसके अंदर वृद्धि हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं कि स्थिर कीमत पर योगदान। स्थिर कीमत पर योगदान यदि पूछा जाए तीनों क्षेत्रों का यदि स्थिर कीमत पर योगदान पूछा जाता है तो कृषि क्षेत्र की बात करते हैं तो 28.5% जो है वो कृषि क्षेत्र का योगदान है। कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है, 28.5% जो है वो कृषि क्षेत्र का योगदान है। भारत की बात करते हैं तो 18% है भारत के अंदर, लेकिन राज्य के अंदर ज्यादा है, 28.50 है। ठीक है, 18.11% की बात करते हैं देश पे, ये भारत की बात करते हैं। ठीक है, भारत में कृषि क्षेत्र पे स्थिर पे बात करते हैं तो 18.11% है, और राजस्थान की बात करते हैं तो 28.50% है। अब बात करते हैं प्रचलित कीमतों पे इसका योगदान कितना रहा। प्रचलित कीमतों पे कितना रहा है, 28.95% रहा है। 28.95, लगभग 50 से 95, 45 अंक बढ़े हैं, 0.45 अंक जो है वो बढ़े। तो इसकी वृद्धि की बात करेंगे तो वो 5.22% की वृद्धि हुई है। वृद्धि कितनी हुई है, 5.22% की। ठीक है, ये तो है आपके मूल्य में वृद्धि, और ये है योगदान के अंदर वृद्धि, क्षेत्र के अंदर वृद्धि कितनी हुई है। ठीक है, आगे देखिए उप क्षेत्रों का प्रचलित मूल्यों पर योगदान। हमने कल देखा था कि उप क्षेत्र जो है, उप क्षेत्र अपने तीन क्षेत्र हैं, तो तीन क्षेत्र हैं। उप क्षेत्र की बात करते हैं, पहले के 4 हैं, दूसरे के 4 हैं, तीसरे के 6 हैं, टोटल कितने हो गए, 6 4 10 14 उप क्षेत्र हैं। तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था या भारतीय अर्थव्यवस्था 14 उप क्षेत्रों के अंदर बटी हुई है और 3 क्षेत्रों के अंदर बटी हुई है। इसके अंदर कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र आ जाते हैं। कृषि क्षेत्र के 4 उप क्षेत्र हैं। कृषि क्षेत्र के कितने हैं, 4 उप क्षेत्र हैं, 4 उप क्षेत्र हैं। यहां से आपका पीटी के अंदर या कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चन अच्छा बनता है। देखिए क्या है उप क्षेत्रों का, देखते हैं। पशुधन की बात करते हैं तो कृषि क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा जो योगदान रहा है वो पशु क्षेत्र का रहा है। कितना रहा है, 46.41% पशु का रहा है। पशुधन जो है, पशुधन के अंदर आपका क्या आ जाएगा, मांस भी आ जाएंगे, फिर इनके जो चमड़े वगैरह जो होते हैं वो भी आ जाएंगी, या फिर पशु जो दूध भी आ जाएगा। ये सारी चीजें किस में आती है, पशुधन के अंदर आ जाती है। पशुधन की बात करते हैं तो 46.41% सबसे ज्यादा कृषि क्षेत्र में यदि योगदान रहा है किसी उप क्षेत्र का तो वो पशुधन का रहा है। पशुधन के बाद लगभग फसल का भी कितना रहा है, 40%। फसल का जो योगदान रहा है वो 40% रहा है। वानिकी 3rd नंबर पे रहा है, 3rd पे रहा है। और मत्स्य क्षेत्र आपको पता ही है, राजस्थान में वैसे ही पानी की कमी है, तो मछली के लिए तो आपको पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो 0.39%, लगभग आधा % योगदान भी मत्स्य क्षेत्र का नहीं रहा। ठीक है, तो पहले नंबर पे पशुधन, दूसरे पे फसलें, तीसरे पे वानिकी और चौथे नंबर पे आपका मत्स्य क्षेत्र आ जाता है। थोड़ा बहुत पशुधन का आंकड़ा याद रख लेना कि हाँ लगभग आधे के बराबर है, बस इतना ही, 46.41 है। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन क्या बनेगा, या तो पूछ लिया जाता है कि जो कृषि क्षेत्र के उपक्षेत्र हैं उनको बताओ, वो पूछ लेंगे, इनमें से कौन सा नहीं है वो पूछ लेंगे। या फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो कृषि क्षेत्र जो है उसके उपक्षेत्र जो है उनका मतलब सबसे ज्यादा योगदान किस उपक्षेत्र का रहा, तो वो आप पशुधन लिखाओगे। पशुधन का रहा, फसल का रहा, वानिकी का रहा और मत्स्य का रहा। ठीक है, आगे देखिए कि यदि वृद्धि की बात करते हैं, बढ़ोतरी की बात करते हैं, बढ़ोतरी की बात करते हैं या वृद्धि की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा बढ़ोतरी किस में हुई, कौन से क्षेत्र में हुई। हमने देखा योगदान के अंदर तो सबसे ज्यादा पशुधन का था, लेकिन बढ़ोतरी की बात करते हैं तो मत्स्य क्षेत्र का था। मत्स्य का 17.65% बढ़ोतरी हुई है। मत्स्य क्षेत्र में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है पिछली 1 साल के अंदर। ये पूरा का पूरा डाटा जो है ना वो पिछली 1 साल का है। ठीक है, 1 साल का है। 1 साल भी अपना वित्तीय वर्ष होता है। ये वित्तीय वर्ष कब से होता है, वित्तीय वर्ष, यदि आप वित्तीय वर्ष की बात करते हैं, वित्तीय वर्ष की बात करते हैं तो ये आपका कब शुरू हो जाता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब बात कृषि की पढ़ रहे हैं तो कृषि वर्ष और देख लेते हैं, कृषि वर्ष है ना, कृषि वर्ष देख लेते हैं। तो कृषि वर्ष जो है आपका वो कहां से स्टार्ट होता है, वो आपका जुलाई से स्टार्ट होता है, 1 जुलाई से स्टार्ट होता है, 1 जुलाई से लेके 30 जून तक होता है, 1 जुलाई से लेकर
30 जून तक आपका कृषि वर्ष होता है। ठीक है, आगे देखिए, मत्स्य क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई प्रतिशत के, ये मतलब सबसे ज्यादा बढ़ोतरी या वृद्धि की बात करते हैं तो मत्स्य क्षेत्र में 17.65% की वृद्धि हुई। फसल की बात करते हैं तो फसल में दूसरे नंबर पे बढ़ोतरी हुई 6.39% की। वानिकी की बात करते हैं तो 5.18% की। और यदि सबसे कम की बात करते हैं तो सबसे कम बढ़ोतरी हुई है पशुधन के अंदर, जबकि योगदान पशुधन का सबसे ज्यादा है, बढ़ोतरी सबसे कम पशुधन की हुई है। तो थोड़ा सा अच्छा दिमाग लगाने वाला आदमी यहां से आपका क्वेश्चन उठा लेगा। ठीक है, आगे बात आती है कि फसलों का सर्वाधिक योगदान। इस टॉपिक के अंदर आपके पशुधन, फसलें, फिर शुद्ध बोया गया क्षेत्र, सिंचित क्षेत्र, सिंचाई योजना, सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी जो कृषि से संबंधित है। फसलों का सर्वाधिक योगदान की बात करते हैं। यदि खरीफ की फसल की बात करते हैं तो खरीफ की फसल पे सबसे ज्यादा योगदान ये पूछ लिया जाता है कि राज्य के अंदर खरीफ की फसलों में सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा, तो पहले नंबर पे बाजरे का रहा, दूसरे पे मूंगफली का रहा, तीसरे पे मूंग का रहा। किसका, बाजरा, मूंगफली और मूंग का रहा। जबकि रबी फसल की बात करते हैं तो पहले नंबर पे सरसों का, दूसरे नंबर पे गेहूं का और तीसरे नंबर पे चने का योगदान रहा। ठीक है, आगे देखिए, पशुधन। पशुधन की बात करते हैं, पशुधन के अंदर सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा, दूध का। दूध में राजस्थान आपको पता है सेकंड नंबर पे है, सेकंड नंबर पे है दूध के अंदर। दूध जो है यूपी के बाद में अपना जो है राजस्थान का सेकंड नंबर आता है। अंडे, अंडे भी पशुधन के अंदर सबसे ज्यादा योगदान दूध का रहा, दूध के बाद अंडे का रहा, अंडे के बाद मांस का योगदान रहा। तो पहला, दूसरा और तीसरा किसका, दूध का पहला, अंडे का दूसरा और मांस का योगदान जो है पशुधन के अंदर तीसरा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, भू उपयोग देख लेते हैं कि जमीन है उसको कितना बो लिया और कितना छोड़ दिया, उसको भू उपयोग बोलते हैं। 52.34% जो हिस्सा है, आधे से थोड़ा सा ज्यादा जो हिस्सा है वो ही क्षेत्र अपने बोया जाता है, क्योंकि आपको पता है 61% भाग में क्या है, अपने रेगिस्तान है। रेगिस्तान है ना 61% भाग में, तो 61% भाग में यदि अपने रेगिस्तान है तो फिर अपना जो बोया गया क्षेत्र कितना है, 52.34%, लगभग आधे से थोड़े ज्यादा क्षेत्र में अपन बोते हैं। कहने का मतलब ये है, इसमें 10.87% भाग जो है वो प्योर बंजर भूमि है। यहां से क्वेश्चन बनता है और यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान में शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है, तो 52.34% क्षेत्र शुद्ध बोया गया है, 10.87% बंजर भूमि है राजस्थान में और 8.08% पे वानिकी बने हुए हैं, पेड़ पौधे अच्छे लगे हुए हैं। ठीक है, वानिकी क्षेत्र है। आगे देखिए, जोत की बात कर लेते हैं। जोत अपने जमीन का टुकड़ा हुए हैं ना, जोत बोल रहे हैं। तो कृषि गणना 2015-16, 2015-16 के बाद में कृषि गणना हुई नहीं है, ये तो आप भी जानते हो। में कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या कितनी है, कुल प्रचलित भूमि जोत कि भाई कितने जोत हैं जिसके ऊपर अपन काम में लेते हैं, अड़बोने के काम में लेते हैं, तो वो 76.55 लाख जोत हैं। कितने जोत हैं, 76.55 लाख खेत का टुकड़ा है। कितना टुकड़ा है खेता का, 76.55 लाख। 76.55 लाख है, इतनी अपनी प्रचलित जोतें हैं। कुल जोतों की संख्या पूछ लिया जाता है, यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के अंदर कुल प्रचलित जोतों की संख्या कितनी है 2015-16 के अनुसार, तो यहां से सीधा क्वेश्चन बन जाएगा आपका 76.55 लाख जोतें। आगे देखिए, 2010-11 की बात करते हैं। 2010-11 के बाद में 15-16 के अंदर हर 5 साल के अंदर गणना होती है, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से की नहीं गई थी, आपको पता ही। 68.88 लाख कुल जोत हैं। ये कब थी, ये थी आपकी, ये तो हो गई 2015-16 में, ये तो हो गई 2015-16 में। और ये कब की बात है, 5 साल पहले वाली बात कर रहे हैं अपन, उसके पैरेलल चल रहे हैं। तो 68.88 लाख जोत थी कुल। सीमांत जोत की बात करते हैं, जिसके 1 हेक्टर से कम भूमि जमीन हो उसको सीमांत जोत। सबसे ज्यादा जो है एक मतलब भूमि कम होती है इसमें, लेकिन एक एक टुकड़ा क्या हो गया। आज को पता है कि सब आदमियों के राजस्थान में भी प्लाट पाती आ रहे हैं भाइयों के। पहले खेत पाती आया करते थे, उससे पहले डहर पाती आया करते थे, और उससे पहले जिले पाती आया करते थे, है ना। तो आगे अब क्या पाती आ रहे हैं, यदि बांटना हो रहा है तो आधी बीघा का प्लाट पाती आ रहे हैं। तो क्या हो गई आपके, ये 1 हेक्टर से कम हो गई, तो इसको सीमांत जोत बोलने लग गए। क्या बोलने लगे, सीमांत जोत है राजस्थान के अंदर 40.12% है। आगे लघु जोत की बात करते हैं तो 1 से लेकर 2 हेक्टर की बात होती है, वो 21.90% क्षेत्र के अंदर लघु जोत है। और अर्ध मध्यम की बात करते हैं 2 से 4 हेक्टर तक है, ये 18.50% की बात करते हैं। मध्यम जोत जो है 4 से 10 हेक्टर की है, इसको 14.79% क्षेत्र में है। और बड़े आकार की जोत हैं वो तो बिल्कुल कम है, उसमें कमी भी आई है। कितनी कमी आई है,
-11.14% की कमी भी आई है। ठीक है, 4.69% बड़े खेत किसी के पास है, बचे नहीं, मात्र 4% लोगों के पास बड़े खेत बने हैं, 4.5% लोगों के पास बड़े खेत बचे हैं। बड़े जोतों के अंदर कमी आई है, कितनी कमी आई है? 11.14% की कमी आई है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आपका बन जाता है। आगे आता है कि कुल जोतों का क्षेत्रफल। कुल जोतों का क्षेत्रफल की बात करते हैं, दोनों को पैरेलल नाप लेते हैं। 211.36 लाख हेक्टर है। कितना है? 211.36 लाख हेक्टर जो है वो कुल जोत है ये। ठीक है, वो कुल जोतों की संख्या थी, ये हेक्टर के अंदर जमीन की बात कर रहे हैं। ये इतनी हेक्टर है और वो कुल संख्या थी कि इतने प्लॉट राजस्थान के अंदर बन चुके हैं। ठीक है, 211.36 लाख हेक्टर जो है वो अपने 2010-11 में थे, ये आगे जाके कम हुए हैं। देखिए कमी आई है, इसमें कमी आई है कितनी? 208.73 हो गए। ये देखिए 36 है, 36 का दूना करते हो तो 72 करते हो, तो ये पॉइंट तो यहां से कवर हो जाएगा। 211 में 3 निकाल दो, 208 हो जाएगी। ठीक है, इसमें कमी कितनी रही है? ये माइनस में रही है, माइनस में रही है, ऋणात्मक रही है। ऋणात्मक जो है वो कमी रही है इसके अंदर। कितनी ऋणात्मक वृद्धि दर कितनी रही है इसकी? 1.24%। यहां से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, और ये पूछा भी गया है, क्योंकि 15 में 16 में आ गई थी रिपोर्ट। 6 सालों से यही पूछे जा रहे हैं, 6 सालों से यही पूछे जा रहे हैं। वृद्धि ऋणात्मक रही है, 1.24% जो वृद्धि है वो ऋणात्मक रही है इसके अंदर। ठीक है, आगे बात करते हैं वृद्धि किन किन जोतों में हुई है। जोतों की संख्या की बात कर रहे हैं, प्लाटों के टुकड़ों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जोतों की संख्या की बात कर रहे हैं, तो उसमें वृद्धि की बात करते हैं। तो वृद्धि किस में हुई है? सबसे ज्यादा वृद्धि की बात करते हैं तो वृद्धि जो सीमांत जोत है, जो छोटे या टुकड़ा है, 1 हेक्टर से कम की बात कर रहे हैं, है ना। 1 हेक्टर से जो कम के जो क्षेत्र है उनको क्या हुआ है? कमी मतलब वृद्धि हुई है। वो छोटे मतलब भाई जो हैं उनमें प्लाटों के बंटवारे ज्यादा हुए हैं। बड़े खेत वालों के तो फिर बड़ा खेत आ गया, 2 भाई बट गए, 100 बीघा थी 50-50 आ गई। सीमांत जोत की बात करते हैं तो इसमें 19.79% जो है वो सीमांत जोत है। जब लघु जोत की बात करते हैं तो लघु जोत जो है वो आपका कितना है? 10.50% की वृद्धि हुई है। और अर्ध मध्यम जोत है उसके अंदर 5.67% की। ये 3 के अंदर तो वृद्धि हुई है। सीमांत जोत की बात करते हैं, लघु जोत और अर्ध मध्यम जोत, इनके अंदर तो वृद्धि हुई है। ठीक है, आगे बात करते हैं कमी। क्यों 5 प्रकार के जोत ही नापे जाते हैं राजस्थान में, तो इसके अंदर बड़े आकार के जोत हैं उसमें सबसे ज्यादा कमी हुई है। कितनी? 13.20% की कमी हुई है। आगे बात करते हैं मध्यम आकार के जोत हैं, उसमें हल्की सी कमी हुई है 0.27% की। तो कमी 2 में हुई है, बड़े और मध्यम में कमी हुई है। लघु, सीमांत और अर्ध मध्यम जो हैं इनके अंदर बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, आगे देखिए भूमि जोतों का औसत आकार। औसत आकार की बात कर लेते हैं कि औसत आकार भूमि जोतों का कितना है। औसत का मतलब आदमी को, एक आदमी का कितों के पातिया। तो 2010-11 के अंदर अपना औसत आकार कितना था? 3.07 हेक्टर था। कितना था? 3.07 हेक्टर था। 2015-16 के अंदर यहां से आपका क्वेश्चन बन जाता है कि 2015-16 के आधार पर भूमि जोतों का राजस्थान में औसत आकार कितना था? तो 2.73 हेक्टर था। 2.73 हेक्टर था। 3.07 से 2.73 कम हुआ है ना। कमी कितनी रही है इसकी? कमी रही है -11.07% की इसके अंदर कमी रही है। किसके अंदर रही है? जो भूमि जोतों हैं उनका औसत आकार के अंदर कमी रही है 11.07% की। आगे देखिए कि महिला द्वारा प्रचलित जोत, जो महिलाएं जिनके नाम पे मतलब महिलाओं के नाम पे जो हैं या महिलाएं वहां पे खेती बाड़ी करती हैं उनके द्वारा यहाँ पे अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है। देखिए महिला द्वारा प्रचलित जोत की बात करते हैं तो 2011-12 के अंदर 13.30 लाख जोत थे। 30 लाख जोत थे, ये संख्या है ना, जोतों की संख्या है ये। और वो हेक्टर के अंदर नाप लेते हैं तो वो एरिया हो जाता है, क्षेत्रफल हो जाता है, ये संख्या है। तो 13.30 लाख जो जोत थे वो महिलाओं के नाम थे। कहने का मतलब महिलाएं इसके अंदर खेती करती थी। आगे 15-16 में जाते हैं तो देखिए ये यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, 16.55 आगे से बोलेंगे कि भाई ये जो नाम वगैरह है ये किसी नंबर पे नहीं आए, है ना। तो 16.55 लाख हेक्टर हुआ है। तो 13.30 से 16.55 लाख हेक्टर हुआ है, इसका मतलब वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? 41.94% की इसके अंदर वृद्धि हुई है। महिलाएं खेती के काम में ज्यादा लग रही, पुरुष बाहर कमाने लग गए ताकि दोनों की आर्थिक जो इकोनॉमी बेस है वो ऊंचा उठे। ठीक है,
आगे देखिए, सभी वर्गों की जोतों में वृद्धि हुई है। महिला के जो पांचों वर्ग हैं, सीमांत है, लघु है, अर्ध मध्यम है, मध्यम है और बड़े आकार के जो जोत हैं, उन पांचों प्रकार के जोतों में महिलाएं जो बोती हैं उनमें सभी में वृद्धि हुई है। ठीक है, सभी में वृद्धि हुई है। ठीक है, आगे देखिए, महिलाओं भूमि जोतों का क्षेत्रफल। अब इनका क्षेत्रफल और देख लेते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल 13.30 लाख हेक्टेयर था, आगे जाके 16.55 लाख हेक्टेयर हो गया, 16.55 लाख हेक्टेयर हो गया। इसके अंदर वर्दी, ये तो संख्या में है भाई, है ना, इसकी वर्दी जो है वो 24.44 हो गई, 24.44 हो गई। ये डाटा गलत है आपके। ठीक है, वर्दी कितनी हुई है? 24.44% की इसमें वर्दी हुई है। आगे आ जाएंगे फिर से। मानसून पहुंचने की तिथि अपनी क्या है राजस्थान के अंदर? 15 जून है, क्योंकि 1 जून को देश के अंदर मानसून पहुंचता है, केरल तट पे पहुंचता है या फिर अंडमान निकोबार क्षेत्र के अंदर पहुंचता है, 1 जून को पहुंचता है। राजस्थान के अंदर 15 दिन लग जाते हैं, घूम के फिरने में, आने में 15 दिन लग जाते हैं। फिर 2022 10 जून को आई, मतलब इस बार क्या हुआ था, 15 जून को आनी थी, 5 दिन पूर्व आई। ये भी यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि इकोनॉमिक समीक्षा के आधार पे राजस्थान के अंदर जो वर्षा का प्रवेश है वो कितने दिन पूर्व हुआ, पहले हुआ, तो यहां से 5 दिन पूर्व हुआ। ये भी क्वेश्चन अच्छा बन सकता है यहां से। ठीक है, आगे देखिए, जून 1 जून से 30 सितंबर तक रहती है अपने, तो जून रहेगी, जुलाई रहेगी, अगस्त रहेगी, सितंबर, लगभग 4 महीने का टाइम होता है। लेकिन राजस्थान में 3.5 महीने का ही होता है, 3.5 महीने का राजस्थान के अंदर टाइम होता है। 22 तक कितना रहा है? 594.20 mm रहा है। इसको सेंटीमीटर में बदलोगे तो 10 और आ जाएंगे, है ना, तो 59.42 सेंटीमीटर रहा है। 59.42 सेंटीमीटर बरसात राजस्थान के अंदर इस बार हुई है। बात करते हैं सामान्य वर्षा की। सामान्य वर्षा 43.08 सेंटीमीटर अपने को चाहिए, या फिर जिसको 430.80 mm की मतलब MM बोल सकते हो, है ना, MM। तो 43.08 सेंटीमीटर राजस्थान के अंदर जो वर्षा होती है औसतन, उससे 59.42% इस बार वर्षा हुई है, अच्छी वर्षा हुई है। इसका मतलब क्या हुआ? वर्षा तो भैया अभी जुलाई, मतलब आपने 1 अप्रैल को हो रही है, 2 अप्रैल को हो रही है, आज 2 अप्रैल है, 2 अप्रैल को भी वर्षा हो रही है। तो क्या हो गया? अभी तो फसल खराब करने के लिए हो रही है, माउट का टाइम था वो चला गया। 37.93% की वृद्धि हुई है। इसमें 1/3 हिस्से की तो वृद्धि हुई है बरसात के अंदर, अच्छी बरसात हुई है इस बार, है ना। तो यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में इस बार वर्षा कितनी हुई, तो 59.42 यदि सेंटीमीटर में दे रखे हैं, MM में दे रखे हैं, तो 594.20 हो जाएगा। 5 दिन पहले राजस्थान में आ गई। 1 जून को देश में प्रवेश करती है, राजस्थान में 15 जून करती है, लेकिन इस बार 10 जून को राजस्थान के अंदर प्रवेश कर गई। फिर औसत वर्षा की बात करते हैं, राजस्थान की औसत वर्षा, क्योंकि पहले 58 सेंटीमीटर पड़ते थे ना, थोड़ा सा ये देख लेना कि इस बार औसत वर्षा पूछ लिया जाता है, तो 43.08 सेंटीमीटर जो है वो आपका औसत वर्षा, सामान्य वर्षा जो होती है उसको बोला जाता है। औसत वर्षा तो खैर 57 सेंटीमीटर है, 57 सेंटीमीटर राजस्थान की औसत है, कहीं ज्यादा कहीं दोनों को मिला के करते हैं तो, और ये आपकी सामान्य वर्षा है, इतनी तो राजस्थान में हमेशा होती है। ठीक है, आगे देखिए, कृषि उत्पादन। कृषि उत्पादन की बात करते हैं। कृषि उत्पादन के अंदर, कि कृषि के अंदर हमें क्या क्या हुआ। वित्त वर्ष हमने कृषि का वर्ष देखा था, 1 जुलाई से लेके अपन ने 30 जून तक कृषि का वर्ष देख लिया था, है ना। तो जून जुलाई जो है वो आपका कृषि का वर्ष हो गया, क्योंकि वहीं से फसल बोना स्टार्ट करते हैं और लगभग लगभग ये फसल वहीं पे जाके खत्म हो जाती है, इसलिए कृषि वर्ष वहां से नापना कंपलसरी हो गया। आगे कृषि उत्पादन 2021, 22, 23 और आगे वृद्धि कितनी हो रही है। कुल खाद्यान्न की बात कर रहे हैं कि कुल खाद्यान्न कितना हुआ है, तो कुल खाद्यान्न 231.52 लाख मीट्रिक टन हुआ था। 52 लाख मीट्रिक टन है, इसको LMT मीट्रिक टन, लाख मीट्रिक टन हो गया। 231.52 लाख मीट्रिक टन पिछली साल हुआ था। इस बार की बात करते हैं तो 231 हुआ था, इस बार 253.99, लगभग 254 लाख मीट्रिक टन हुआ है। 254 लाख जो मीट्रिक टन है वो हुआ है। इसके अंदर वृद्धि की बात करते हैं, कुल खाद्यान्न में कितनी वृद्धि हुई, तो 7.71% की कुल खाद्यान्न के अंदर वृद्धि पूछ ली जाती है। यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान में कुल खाद्यान्न में वृद्धि कितनी हुई, तो 9.71% की हुई। कुल खाद्यान्न हुआ कितना, तो 259
253.99 लाख मेट्रिक टन, 253.99 लाख मेट्रिक टन। आगे बात करते हैं खादान के अंदर, तो खरीफ के भी खाते हैं, रबी के भी खाते हैं। तो खादान में खरीफ के देखिए कम है, यहाँ पे खरीफ में बोया गया क्षेत्र तो सबसे ज्यादा खरीफ का ही है, लेकिन उत्पादन के अंदर रबी ज्यादा निकल जाता है। तो आप क्या देखते हो, 85.82 लाख जो मेट्रिक टन था वो 2020 मतलब 21-22 में हुआ था। और 22-23 की बात करते हैं तो 85 से 97.98 चला गया ना, 97.98। तो इसके अंदर खरीफ के अंदर बात करते हैं, खरीफ उत्पादन में खादान में तो वृद्धि कितनी हुई, 14.17% की वृद्धि हुई। आगे रबी खादान की बात करते हैं तो 145.70 लाख मेट्रिक टन था, जो आगे जाके 156 लाख मेट्रिक टन हो गया। तो इसके अंदर वृद्धि की बात करते हैं तो 7.08% की वृद्धि हुई। इन दोनों को जोड़ के यदि 2 का भाग दे देते हैं तो इनकी औसत वृद्धि आ जाती है 9.71%। तो कुल खादान के अंदर कुल खादान उत्पादन कितना हुआ, 253.99 लाख मेट्रिक टन हुआ। यदि कुल खादान के अंदर खरीफ खादान पूछ लिया जाए 97.98 लाख मेट्रिक टन, रबी खादान पूछ लिया जाए तो 156.01 लाख मेट्रिक टन हुआ। वृद्धि की बात करते हैं, कुल के अंदर 9.71 की हुई, यदि खरीफ की बात हैं तो 14.17 हुई, और यदि रबी की बात करते हैं तो 7.08% की वृद्धि हुई। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आपका ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहां से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, आगे तो आप आरएस मेंस वगैरह लिखोगे तो वहां पे भी आपके ये डाटा काम में आते हैं, और डायरेक्ट सीधा भी पूछ लिया जाता है वहां पे तो 2 नंबर का। कुल अनाज उत्पादन की बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर अनाज, वो खादान की बात कर ली। अब इसके अंदर खादान के अंदर तो खाने वाले आएंगे, अनाज के अंदर तिलहन दलहन सब आ जाएंगे। ठीक है, आगे 2021-22 के अंदर 72.74 लाख मेट्रिक टन था। क्या था, 72.74 लाख जो था वो मेट्रिक टन था, 72.74 लाख मेट्रिक टन था। कितना था, 72.74 लाख मेट्रिक टन था। आगे 22-23 की बात करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कितना हो जाता है, 77.84 लाख मेट्रिक टन हो गया। वृद्धि इसके अंदर बात करते हैं तो वृद्धि कितनी हुई है, 7.01% की हुई है। किसके अंदर हुई है, अनाज के अंदर हुई है, अनाज के अंदर वृद्धि हुई है। ठीक है, तो अनाज के अंदर और खादान के अंदर लगभग 7 से ऊपर वृद्धि हुई है। ठीक है, आगे देखिए कि रबी अनाज उत्पादन की बात करते हैं तो रबी अनाज उत्पादन की बात करते हैं तो 118.26 लाख मेट्रिक टन है, जो आगे जाके 128 मतलब 10 लाख मेट्रिक टन तो वैसे ही बढ़ गया। तो इसके अंदर वृद्धि की बात करते हैं तो 8.85 लाख मतलब 8.85% की वृद्धि हुई है। आगे देखिए खरीफ तिलहन की बात करते हैं, खरीफ दलहन की बात करते हैं। खरीफ दलहन में क्या आएगा, मोठ आएगा, उड़द आएगा, मूंग आएगा, चौड़ा आएगा और अरहर आएगी। क्या है, खरीफ जो दलहन है उसके अंदर मूंग है, मोठ है, उड़द है, चौड़ा है, और उड़द है, मूंग है, चौड़ा और अरहर। अरहर की और उड़द की और मूंग की ये जो दालें हैं ये किस में आती है, खरीफ दलहन के अंदर आती है। कभी कभी यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है। अब इसके अंदर 13.08 लाख मेट्रिक टन था, आगे जाके ये 20 हो गया, देखिए आप ना 20.14 लाख मेट्रिक टन हो गया। इसके अंदर वृद्धि की बात करते हैं तो आधे से ज्यादा परसेंट की इसके अंदर वृद्धि हुई है, क्योंकि ये डेढ़ा तो वैसे ही बढ़ गया, 13 और 20 डेढ़ा हो गया ना, तो 53.98% की इसके अंदर वृद्धि हुई है। किसके अंदर हुई है, दलहन के अंदर हुई है। किसकी दलहन में, खरीफ दलहन में। किसमें, खरीफ दलहन में। ठीक है, खरीफ की जो दलहन है उसके अंदर वृद्धि हुई है, कितनी हुई है, बढ़िया वाली हुई है, 53.98% वृद्धि हुई है। आगे देखिए रबी दलहन की बात करते हैं। रबी दलहन जो है वो 27.44 लाख मेट्रिक टन था पिछली साल, जो इस बार 2022-23 में 27.28। तो देखिए ये 44 है और ये 28 है, कम हो गया ना, तो यहाँ पे कमी रही है, कमी रही है, माइनस में रही है। माइनस में कितनी रही है, 0.58, 8% जो है वो माइनस में। रबी ध्यान रखना, रबी की जो है वो दलहन और तिलहन दोनों में कमी आई है। रबी की फसल में दलहन में भी कमी आई है और तिलहन में भी कमी आई है, क्योंकि सिरसों बढ़ा दी ना लोगों ने। तिलहन खरीफ की बात करते हैं। तिलहन खरीफ में मूंगफली आती है, तिल आता है, सोयाबीन और अरंडी आता है। मूंगफली है, तिल है, सोयाबीन, अरंडी जो है वो खरीफ की तिलहन है। जबकि रबी की तिलहन की बात करते हैं, राई, सरसों, तारामीरा, अलसी जो है वो रबी की तिलहन की बात अपने इकोनॉमी सर्वे में दी हुई है। आगे बात आती है कुल तिलहन उत्पादन।
तिलों का उत्पादन देख लेते हैं। तिलहन उत्पादन, तिलहन का मतलब जिससे तेल निकलता हो, उनका उत्पादन देख लेते हैं। ये देखिए 2021 और 22 का है, ये देखिए ना 2021-22 में 102.68 लाख मीट्रिक टन था, जो आगे जाके ये इसका है ना 99.78 लाख मीट्रिक टन हो गया। तो 102 से 99.78 लाख गया है, तो इसका मतलब कमी आई है। तो कितनी कमी आई है? 2.82% की कमी आई है, कुल तिलहन में कमी आई है, कुल तिलहन में। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहां से क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान में कुल तिलहन में कितनी कमी आई है, तो 2.82% की कमी आई है। ये अपना इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अच्छा लगा कि रखना इसको, है ना। आगे देखिए, कुल तिलहन की बात करते हैं, कुल तिलहन की बात करते हैं। ये तिलहन उत्पादन की बात कर रहे हैं, कुल तिलहन की बात करते हैं कि अपने होया कितना है। तो खरीफ तिलहन की बात कर रहे हैं, खरीफ तिलहन के अंदर 28.92 लाख मीट्रिक टन 2021-22 में है। आगे जाके 22-23 के अंदर ये कितनी हो जाती है? 33.64 लाख मीट्रिक टन हो जाती है। इसके अंदर वृद्धि की बात करते हैं तो 16 दूनी 32, 16.32% की वृद्धि हुई है। किसके अंदर हुई है? खरीफ तिलहन के अंदर हुई है। खरीफ तिलहन में भी वृद्धि हुई है, खरीफ दलहन में भी वृद्धि हुई है। वो मैं आगे जाके एक पेज में पूरा सेप बता दूंगा कि दलहन, तिलहन और जो आपकी खरीफ रबी जो खाद्यान्न है, इसके अंदर कितना चेंजमेंट आया है, कितनी वृद्धि हुई। 16.32% की इसमें वृद्धि हुई है। आगे रबी तिलहन की बात कर रहे हैं, खरीफ तिलहन की। देखिए यहां से आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। कुल तिलहन के अंदर भी, कुल तिलहन की बात करते हैं तो वृद्धि कितनी हुई है? खरीफ तिलहन की बात करते हैं 16.32 की हुई है। रबी तिलहन की बात करते हैं तो भी यहां कमी आई। और रबी दलहन में भी हमने देखा था 0.53% की कमी आई थी, किसमें? दलहन में आई थी। और तिलहन के अंदर भी 10.33% माइनस की कमी यहां पे आ रही है। तो देखिए आगे क्या है, नोट रवि तिलहन दलहन, रवि की दलहन और रवि की तिलहन दोनों के अंदर कमी आई है। एक के अंदर 10.33% की कमी आई है। आप दलहन की बात करते हो तो दलहन के अंदर 0.53% की कमी आई है, जबकि तिलहन की बात करते हो तो 10.33% की कमी आई है तिलहन में। किसमें? रबी वाली फसल में, क्योंकि सरसों का क्षेत्र ज्यादा बढ़ गया। पहले गेहूं का क्षेत्र ज्यादा हुआ करता था, इस बार सरसों का ज्यादा रहा है। ठीक है। अनाज, तिलहन और दालें जो हैं, अनाज, तिलहन और दालें जो हैं, वो आगे देखना आप है कि गन्ना उत्पादन की बात कर लेते हैं। अब गन्ना उत्पादन, गन्ना उत्पादन में भी बढ़िया वाली कमी आई है। 2021-22 की बात करते हैं तो 3.21 लाख मीट्रिक टन जो है वो गन्ना हुआ था। आगे 3.21 हो गया, ये 2.18 हो गया, 2.18 हो गया। तो ये आपका, यदि आप कमी निकालोगे तो 3 और 2 का गैप तो ये सीधा सीधा हो गया। तो लगभग 50% की इसके अंदर कमी आई है। इसके अंदर सर्वाधिक कमी की बात करते हैं, 32.09% जो है वो इसके अंदर कमी आई है। गन्ना जो है, गन्ने में, गन्ना जो है उसमें कमी कितनी आई है? कमी आई है 32.09% की कमी आई है। यहां से आपका क्वेश्चन बन जाता है, क्या एमसीक्यू बन जाता है ना। एमसीक्यू जो है वो यहां से बन जाता है। क्या बनेगा कि आपका जो गन्ना उत्पादन है उसके अंदर कमी आई है, कितनी कमी आई है? -32.09% की कमी आई है। आगे देखिए, कपास की बात करते हैं। कपास जो होता है उसकी एक गांठ होती है, उस गांठ का वजन जो होता है 170 किलो वजन होता है। 170 केजी वजन की एक गांठ बनती है। एक गांठ जो बनती है वो 170 किलो वजन की बनती है। ये क्वेश्चन कभी कभी इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है, जिनके कपास होती है, या फिर कभी कभी एग्जाम, जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है उसमें भी अटका दिया जाता है। ठीक है। आगे देखिए, कपास की बात करते हैं तो 2021 और 22 की बात करते हैं तो 24.84 लाख गांठें हुई थी, 24.84 लाख गांठें हुई थी। जबकि 2022-23 की बात करते हैं तो 25.53, देखिए ये वृद्धि हुई है ना यहाँ पे। तो वृद्धि कितनी हुई है आपकी? 2.86% की आपकी वृद्धि हुई है, 2.86% की यहाँ पे वृद्धि हुई है। कपास के अंदर 2.86% की वृद्धि हुई है। गन्ने की बात करते हैं तो 32.09% जो है उसकी कमी हुई है। ठीक है। आगे देखिए, देखिए इसको साथ साथ ऐसे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आप तो बार बार इसको समझ लो, रिपीट कर लो। ये जो पीडीएफ है ये डायरेक्ट आपको आईक्यू लेवल एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर सर्च करो, वहां पे आपको मिल जाएगी। कृषि फसलों में राजस्थान का स्थान देख लेते हैं। कृषि फसल जो है उसके अंदर राजस्थान का कौन कौन सा स्थान है। प्रथम स्थान की बात करते हैं तो बाजरा में है, सरसों के अंदर है, और पोषक अनाज जो है, पोषक अनाज जो है उसके अंदर है,
किसके अंदर है? सरसों के अंदर है, बाजरे के अंदर है, पोषक अनाज जो है उसके अंदर अपना क्या है? पहला स्थान है। कुल तिलहन में और गंवार के अंदर भी अपना पहला स्थान है। कुल तिलहन के अंदर दे रखा है। अपना ये इकोनॉमी सर्वे का ही सार है, पूरा इकोनॉमी सर्वे है अपनी तरफ से, इसमें कोई भी नया ऐड नहीं है। ठीक है, तो कुल तिलहन की बात करते हैं, गंवार की बात करते हैं, बाजरा, सरसों, पोषक अनाज की बात करते हैं, इसमें राज्य का पहला स्थान है। आगे देखिए दूसरा स्थान, दलहन के अंदर दूसरा स्थान है, क्योंकि दलहन के अंदर पहले पे कौन है? फर्स्ट पे, फर्स्ट के ऊपर एमपी है ना, एमपी मध्य प्रदेश। और सेकंड की बात करते हैं तो इसके ऊपर राजस्थान है। राजस्थान जो है वो सेकंड नंबर पे है दलहन के अंदर, जबकि तिलहन की बात करते हैं तेलीय चीजों के लिए तो राजस्थान पहले नंबर पे है। आगे बात करते हैं मूंगफली। मूंगफली के अंदर पहले नंबर पे, फर्स्ट पे कौन है? गुजरात है, और सेकंड पे कौन है? राजस्थान है। सेकंड पे राजस्थान है मूंगफली के मामले में, सेकंड पे राजस्थान। ये एग्जाम में रेट में और फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था। आगे चने की बात करते हैं। चना जो है अपने तीसरे नंबर पे होता है। चना जो पहले नंबर पे कहां पे होगा? एमपी में होगा। दूसरे नंबर पे कर्नाटक में होगा। कर्नाटक जो है उसके अंदर दूसरे नंबर पे होता है, और तीसरा नंबर जो है अपना राजस्थान का है। आगे बात करते हैं सोयाबीन की। सोयाबीन जो है सबसे ज्यादा कहां पे होती है? महाराष्ट्र में होती है। कहां पे होती है? महाराष्ट्र में होती है। दूसरे नंबर पे एमपी में होती है, और तीसरे नंबर पे राजस्थान के अंदर होती है। सोयाबीन जो है तीसरे नंबर पे राजस्थान में होती है, पहले पे महाराष्ट्र में, दूसरे के अंदर एमपी में, तीसरे पे राजस्थान में होती है। ठीक है, आगे देखिए पिछला कृषि बजट था, प्रथम कृषि बजट था, प्रथम कृषि बजट था, कृषि बजट था। इसके अंदर देख लेते हैं कि कितना खर्चा इकोनॉमी सर्वे में दिया गया है, कहां किन लोगों को क्या क्या चीजें दी गई थी। ये इकोनॉमी सर्वे का सार है, न कि बजट है। ठीक है, इसका नारा क्या था? समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान। ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। या फिर आप आरएस मेंस लिखोगे इस बार का, आरएस मेंस, तो इसके अंदर आप लिख सकते हो कृषि बजट पहले जो उसके बारे में कुछ पूछ लिया जाता है तो वहां पे ये लाइन आपको नंबर दिला के जाएगी, समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान। आगे देखिए कृषि पे व्यय कितना किया गया है? 7,89,000 कितना किया गया था? 78,938.68 करोड़ रुपए का व्यय किया गया था। कितना किया गया था? 78,938.68 करोड़ रुपए जो हैं वो कृषि के ऊपर व्यय किए गए हैं इस बार, पिछली साल है ना। इसके अंदर कृषि विभाग की मुख्य योजनाएं और कार्यक्रम देख लेते हैं जो इसके अंदर दिए गए हैं। कृषि विभाग के मुख्य योजनाएं प्लस कार्यक्रम देख लेते हैं। एक तो आती है पहले नंबर पे मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना की बात करते हैं कि 10 सालों तक किसान जो हैं वो अपने खेतों के अंदर क्या करते हैं? उन्नत किस्म के बीज खुद पैदा करेंगे, वो वाली योजना है। शुरू कब हुई थी? बजट के अंदर बोला गया था 2017-18 के बजट के अंदर बोला गया था। कौन सी? मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना की भाई बीजों के मामले में राज्य के किसान खुद स्वावलंबित हो जाएं, अपने आप पे निर्भर हो जाएं। देखिए क्या कहा गया इसमें, उधर से देखिए किसानों के द्वारा खुद के खेतों में अच्छी किस्म के बीजों को तैयार करना, अच्छी किस्म के बीजों को किसानों के द्वारा खुद के खेतों में तैयार करना। आगे पहले ये 3 जिलों के अंदर शुरू हुई थी दक्षिण राजस्थान में, कोटा के अंदर, भीलवाड़ा के अंदर और उदयपुर के अंदर। कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर के अंदर हुई थी। फिर अगले साल बोला गया कि ये संपूर्ण राज्य के अंदर 33 जिलों के अंदर लागू हो गई, 33 जिलों में लागू हो गई, क्योंकि इसका रिजल्ट काफी अच्छा आया था। ठीक है, आगे इसके अंदर कौन कौन से बीज लिए गए हैं? मुख्यमंत्री जो स्वावलंबन योजना है उसके अंदर बीज कौन कौन से लिए गए हैं? उसके अंदर गेहूं के बीज खुद को तैयार करने पड़ेंगे, जौ के बीज खुद तैयार करो, जवार के बीज खुद तैयार करो, चना के बीज खुद तैयार करो, सोयाबीन, मूंग है, मोठ है, मूंगफली है, उड़द है ना, उड़द जो है इनके बीज जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 प्रकार की जो फसल है उसके बीज आप खुद तैयार करो। 10 वर्षों से कम अवधि के बीजों का उत्पादन करना, कि 10 वर्ष ये जो है आप जो बीज तैयार करोगे वो 10 वर्ष जो है उससे पहले आपको तैयार करने हैं। जैसे 16-17 मतलब 17-18 के बजट में चालू हुई तो उससे लेके 27-28 से पहले आपको इस टाइप के बीज तैयार करने पड़ेंगे 10 वर्ष की कम अवधि में, है ना। आगे देखिए महिला प्रशिक्षण दिया जाएगा, महिलाओं को खेती करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। ग्राम स्तर पर महिला किसानों को 1 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
गांव स्तर पे महिला जो किसान है उनको एक एक दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी कि खेती कैसे होती है, तथा 30 महिला किसानों को प्रति प्रशिक्षण जो होता है उसमें 30 जो महिला किसान होंगी, है ना, उसमें हर महिला को 3,000 रुपए के हिसाब से उसको क्या दिया जाएगा, राशि दी जाएगी, सहायता राशि। महिला किसान को कितनी सहायता राशि दी जाएगी, तो वो दी जाएगी 3,000। कितनियों को दिया जाएगा, 30 महिलाओं को दिया जाएगा, 30 महिलाओं को दी जाएगी 3,000 रुपए के हिसाब से। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखिए, कृषि विभाग में अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जो छात्राएं कृषि विभाग से पढ़ाई कर रही हैं, जो एग्रीकल्चर से पढ़ाई कर रही हैं, उनको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। क्या दिया जाएगा उसमें, दी गई है, मतलब दी गई है राशि जो है वो दी गई है। क्या क्या दी गई है, लड़कियों को कृषि अध्ययन के लिए कितना दिया गया है, यदि उच्च माध्यमिक 12वीं एग्रीकल्चर से कर रही है तो 5,000 रुपए हर साल के मिल रहे हैं उसको, 5,000 रुपए हर साल, यदि 12वीं कर रही है। 12th की बात आती है, 12th की बात आती है। यदि कॉलेज और मास्टर डिग्री जो वो कर रही है ना, तो उसको 12,000 रुपए प्रति साल, मतलब महीने का 1,000 रुपए इसको दिए जा रहे हैं, 12,000 रुपए प्रति साल दिए जा रहे हैं स्नातक। और यदि पीएचडी कर रही है, पीएचडी कर रही है तो उसको 15,000 रुपए प्रति साल। यदि कोई लड़की एग्रीकल्चर से, छात्राओं को दिए जा रहे हैं, लड़की जो है एग्रीकल्चर से यदि 10वीं 12वीं कर रही है तो उसको 5,000 रुपए प्रति माह दिए जाए, प्रति साल दिए जाएंगे। स्नातक कॉलेज और मास्टर डिग्री कर रही है तो 12,000 रुपए प्रति साल दिए जाएंगे। और यदि पीएचडी कर रही है तो 15,000 रुपए प्रति साल उसको दिए जा रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, सूक्ष्म पोषक तत्व मिनी किट की बात करते हैं कि जो सूक्ष्म पोषक तत्व के जो मिनी किट, छोटे छोटे किट बांटे गए थे, वो कितने दिए गए थे राज्य के अंदर पिछली साल। ये पिछली साल का वास्तविक डाटा है। ठीक है, तो इसमें 94,000 मिनी किट दिए गए थे। अब तारबंदी अनुदान की बात करते हैं कि तारबंदी जो फसल जो है उनको बचाने के लिए तारबंदी करते हैं, तो कैसे कैसे दी गई। लघु और सीमांत की बात कर रहे हैं, जिनके 1 हेक्टेयर के आसपास जमीन है, उनको क्या दिया गया है, 60% या अधिकतम 48,000 रुपए जो भी लागत, मतलब या तो 60% या 48,000 रुपए, ये किसको दिए गए हैं, सीमांत और लघु किसानों को कितनी दी गई है, या तो 60% रुपए दिए गए हैं तारबंदी के, उसको सब्सिडी दी गई है, या फिर 48,000 रुपए तक की जो सब्सिडी है वो उनको दी गई है तारबंदी के लिए। अन्य को लागत का, अन्य जो आपके 4 कैटेगरी और बच गई, 3 कैटेगरी और बच गई है ना, तो उसके अंदर मध्यम है और वरहद जो आपके जोत वाले हैं, उनको क्या दिया गया, 50% या अधिकतम 40,000 रुपए उनको दिए गए हैं। 50% या अधिकतम 40,000 रुपए जो है वो अन्य को दिए गए हैं। प्रति किसान 400 मीटर जो है रनिंग तक अनुदान दिया गया, मतलब 400 मीटर तक उसके खेत के बाउंड्री के तारबंदी करनी है, उस तक आपको प्रति किसान, एक किसान को अनुदान दिया गया है, सब्सिडी दी गई है। आपको पता ही है कृषि बजट जो है उसका 52% हिस्सा तो हमने किस में खर्च कर दिया था, कृषि अनुदान में ही कर दिया था। दूसरा जो बच्चा 26% वो ऋण में दे दिया था। ठीक है ना, वो चीजें अपन ने देखी थी। आगे 2 लाख भूमिहीन श्रमिकों को हस्तचालित कृषि, मतलब 2 लाख जिनके जमीन नहीं है, श्रमिक हैं जिनके जमीन नहीं है, तो वो हाथ से चलाने वाले जो अपने संयंत्र है ना वो खरीदेंगे, तो उनको 5,000 रुपए प्रति परिवार उसको अनुदान दिया गया। कितना अनुदान दिया गया, मतलब भूमिहीन है, कितने लोग हैं, 2 लाख ऐसे मजदूर हैं जिनके जमीन नहीं है लेकिन वो खेती के अंदर काम करके आते हैं किसी दूसरे के, तो उनको संयंत्र खरीदने के लिए 5,000 रुपए सरकार ने अनुदान दिया है प्रति परिवार के हिसाब से। ठीक है, यहां से भी आपका क्वेश्चन बनता है। आगे देखिए, पोषक अनाज की बात आती है, तो पोषक अनाज हमने देखा था कि पोषक अनाज में अपना फर्स्ट स्थान है पोषक अनाज में। तो पोषक अनाज में हम 3 अनाज आते हैं, ज्वार आता है, बाजरा आता है और रागी आता है। ज्वार, बाजरा और रागी जो है, इनको तीनों को मिला के क्या बोला जाता है, और पोषक अनाज बोला जाता है, ज्वार, बाजरा और रागी को। यहां से भी क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन जो है ये भी बनता है। आगे आता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की बात करते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो है 2007-8 के अंदर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन चालू किया गया था। इसके अंदर केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी की बात करते हैं तो 60% हिस्सेदारी केंद्र सरकार की है, 40% हिस्सेदारी राज्य सरकार की है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो है, ये देखिए आगे क्या कहता है, ये कहता है नेशनल फूड सेक्रेटरी मिशन क्या कहता है कि 14 जिलों के अंदर तो गेहूं दे रहा है,
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो है वो 14 जिलों के अंदर तो गेहूं दे रहा है, और दलहन जो है, दालें जो है, वो सभी जिलों के अंदर दाल बांट रहा है, दे रहा है। मक्का की बात करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, मक्का कितने जिलों के अंदर बांटी जाती है? तो देखिए अपने तो मक्का खाते नहीं है, साउथ राजस्थान मक्का खाता है। कौन खाता है? बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और उदयपुर। ये जो आपके 5 जिले जो हैं, इनको मक्का भी बटती है। यहाँ पे मक्का की रोटी खाते हैं तो मक्का मिलती है यहाँ पे, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और उदयपुर के अंदर। ठीक है, आगे बात आती है जौ की। जो 7 जिलों के अंदर बांटा जा रहा है, जो है वो 7 जिलों के अंदर बांटा जा रहा है, क्योंकि हम लोग जयपुर रहते हैं तो क्या करते हैं, वहां पे बाजरे गेहूं सारा बेजल डो मिला के पिसवाते हैं ना, तो जो खाया जाता है यहाँ पे। अजमेर के अंदर भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, जयपुर, नागौर, श्री गंगानगर और सीकर जो है, यहाँ पे जो बांटा जाता है 7 जिलों के अंदर। 7 जिलों के अंदर जो है, मक्का की बात करते हैं तो 5 जिलों के अंदर है, 15 जिलों के अंदर गेहूं है, सभी जिलों के अंदर दलहन बांटा जाता है। ठीक है, आगे देखिए नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन 2007-8 के बारे में, है ना। न्यूट्री सीरियल मिशन बोला गया है कि ये आपका कब स्टार्ट हुआ है? न्यूट्री सीरियल मिशन 2018-19 के अंदर न्यूट्री सीरियल मिशन जो है वो, इसके अंदर न्यूट्रेला टाइप के हैं, क्या क्या मिला है इसमें? जवार है, बाजरा है। जवार जो है वो 10 जिलों के अंदर बांटा जा रहा है, जवार जो है वो 10 जिलों के अंदर बांटा जा रहा है। जबकि बाजरे की बात करते हैं तो बाजरा 21 जिलों के अंदर बांटा जा रहा है। बाजरा तो आपको पता है, ये सब लोग खाते ही हैं। ट्री बोने तिलहन की बात करते हैं, ट्री बोने तिलहन की बात करते हैं तो छोटे जो पेड़ होते हैं वो तेल देते हैं, छोटे पेड़ होते हैं उनसे तेल निकलता है, उनको ट्री बोने तिलहन बोला जाता है। जिसके अंदर एक तो आपका जैतून आ गया, दूसरा महुआ आ गया, तीसरा नीम आ गया, चौथा जोजोबा आ गया, पांचवा करुंजा आ गया और छठा आपका जट्रेसा आ गया। जट्रेसा जो है वो छठा आ गया। जैतून, महुआ, नीम, जोजोबा, करुंजा और जट्रेसा, ये 6 हैं, ये आपके ट्री बोने तिलहन है। ये कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ट्री बोने तिलहन के अंदर कौन कौन से पेड़ आते हैं, तो जैतून, महुआ, नीम, जोजोबा, करुंजा और जट्रेसा इसके अंदर आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये 13 जनवरी 2016 से शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है ये 13 जनवरी 2016 से शुरू हुई थी। इसके अंदर भाई देखो इस बार ओले भी पड़ रहे हैं, है ना, तो आप लोग 24 घंटे का टाइम होता है, 48 घंटे का हो कर दिया इस बार तो उस पे आप टोल फ्री नंबर पे जाके कॉल कर सकते हो, अपना इंश्योरेंस ये जो क्लेम है ये ले सकते हो। ठीक है, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू कब हुई थी? 13 जनवरी 2016 से शुरू हुई थी। ये खरीफ की फसल से शुरू किया गया था। ये भी बहुत बार अटकाया गया है खरीफ की फसल से। इसमें अनाज, मोटा अनाज, दालें, तिलहन, वाणिज्य, बागवानी और फसलें जो है, फासले नहीं है ये फसलें, तो फसलें जो हैं वो सभी की सभी क्या है, 13 जनवरी 2016 को शुरू हुई थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। खरीफ के टाइम से शुरू किया गया था। अनाज, मोटा अनाज, दालें, तिलहन, वाणिज्य, बागवानी और फसलें जो है इसके अंदर ली जाती हैं। आगे देखिए, यदि प्रीमियम राशि की बात करते हैं, खरीफ फसल का 2% यदि आप प्रीमियम देते हो, खरीफ फसल जो है उसका 2% आप प्रीमियम देते हो तो आपको पूरी खेत की भरपाई उससे हो जाएगी। ओलावृष्टि हो गया, आगजनी हो गई या बाढ़ हो गई या फिर आपके बरसात नहीं हुई, सूखा हो गया, उस टाइम पे आपकी भरपाई हो जाएगी। 2% देने पे आपकी खरीफ की हो जाएगी। रबी फसल की कितना रखा है इन लोगों ने? 1.5% रखा है। यदि वाणिज्य फसल की बात करते हैं तो यहाँ पे 5% इन लोगों ने प्रीमियम राशि रखी है और उसके ऊपर आपकी भरपाई हो जाएगी। देखिए वाणिज्य और बागवानी की बात करते हैं तो 5% प्रीमियम राशि है। ये क्वेश्चन स्टार्ट से ही पूछा जाता है, बहुत बार आता है ये, है ना। यदि खरीफ क्षेत्र है और वो असिंचित है, जो सिंचाई नहीं होती, बस उसमें बोदी और बरसात के भरोसे वो खरीफ की सिंचाई हो रही है, तो वहां पे 30% प्रीमियम राशि आपको जमा करानी पड़ेगी। और यदि वो सिंचित होता है, उसके अंदर सिंचाई होती है थोड़ी बहुत, तो वहां पे 25% आपको हिस्सेदारी क्या होती है, यहाँ पे आपको मिलेगी। ये जो आपकी प्रीमियम राशि जो है वो इतनी ही मिलेगी। कितनी मिलेगी? खरीफ असिंचित क्षेत्र है उसके लिए 30% का ही क्लेम होगा आपका। जैसे ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी खराब हो गई मिल गया, नहीं भाई, वो तो सूखा है, 30% तो दाने उसमें वैसे ही नहीं होने, तो 30% का आपको क्लेम दे रही है सरकार। संचित क्षेत्र की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 25% क्लेम दे रही है आपको। ठीक है, आगे देखिए, महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना 2015 में आई थी।
महात्मा ज्योतिबा फुले जो मंडी जो होती है, किसानों की मंडी जो होती है, वहां पे श्रमिक कल्याण योजना के बारे में बात की गई है। इसमें क्या कहा गया है कि प्रसूति जो सहायता होती है, महिला जो होती है यदि उसके बच्चा होता है तो महिला को 45 दिनों तक महिलाओं को अकुशल श्रमिकों का, जैसे मान लो आपको पता है सरकारी महिला जो है उसके बेबी होता है तो उसको मातृत्व अवकाश कितना मिलता है, 6 माह का दिया जाता है। 6 माह का जो आपका चाइल्ड केयर लीव जो है वो 6 महीने का दिया जाता है। और इसके बाद 45 दिन इन महिलाओं को देने के बाद इनके बच्चा होने पे 45 दिन इनको छुट्टी भी दे देंगे, प्लस में इनको अकुशल श्रमिक की कितनी है, 269 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी है राजस्थान के अंदर। इस बार मैंने पढ़ा दिया है ये, है ना। तो 269 रुपए प्रतिदिन आपको क्या दिया जाएगा, इस कितने दिनों तक, 45 दिनों तक क्या दिया जाएगा आपको, प्रसूति सहायता दिया जाएगा, है ना। ये 2 बच्चों तक दिया जाएगा, ठीक है। केवल आपके 2 बच्चे होंगे, दोनों बच्चों तक आपको 45 दिन की छुट्टियां दी जाए, प्लस में 269 रुपए दिन के हिसाब से दिए जाएंगे, ठीक है। आगे यदि पिता के बच्चा होता है, ये तो महिलाओं को छुट्टी हो गई। अब पिता के बच्चा होता है तो मैंने भी थोड़ा ठुमका करना चाहिए, वो भी तो कड़े यार दोस्ती में जागे कठिन कठिन नमकीन की थैली पाड़े। तो उसके लिए क्या होता है, वो 15 दिनों तक अकुशल मजदूरी उसको मिलेगी और 15 दिनों तक वो छुट्टी पे जा सकता है। कितने दिनों तक जा सकता है, 15 दिनों तक छुट्टी पे जा सकता है। और 269 रुपए मतलब पूरा हिसाब सरकार देते हैं, है ना। 269 रुपया का मैंने पूरा दिन यूं कहें चिल करो, चाहे इतने दिन की मजदूरी दे दे, 15 दिन की छुट्टी दे दे। आगे बात कर रहे हैं, विवाह की बात कर रहे हैं। यदि कोई कुंवारी लड़की उसके अंदर काम कर रही है, लेकिन हाँ वहां पे रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है ना। तो विवाह यदि उस लड़की का खुद का विवाह हो रहा है तो 50,000 रुपए दिए जाएंगे। यदि लड़के का हो रहा है तो भी 50,000 रुपए। यदि उसकी बेटी का हो रहा है या आदमी काम करता है उसकी बेटी का हो रहा है तो 2 बेटियों तो 50,000 रुपए इसके अंदर दिए जाते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले जो कृषक मंडी योजना है उसके अंदर दिए जाते हैं। आगे बात आती है छात्रवृत्ति। यदि इनके मंडी वालों के बच्चे 60% से अधिक अंक लाते हैं तो उनको मेधावी छात्र के नाम से पुरस्कार योजना उसको दी जाती है। आगे चिकित्सा सहायता, यदि इन मंडी वालों के मंडी में जो काम करते हैं इनकी गंभीर बीमारी हो जाती है, जैसे कैंसर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, कोई लीवर की बीमारी हो गई, तो इन लोगों को 20,000 रुपए तक का सहायता दिया जाता है। इनको किडनी डैमेज की कोई समस्या होगी तो इनको 20,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता राज्य सरकार देती है। आगे देखिए, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति, यह 2019 के अंदर आई थी। आपको पता है नीति कब आई थी, 2019 के अंदर आई थी। 12 दिसंबर को इसको डिक्लेयर किया गया था। 12 दिसंबर 2019 को ये चालू हो गई थी। निर्यात प्रोत्साहन को बढ़ावा देना, राज्य जो है उसको एक निर्यात का हब बनाना और ज्यादा से ज्यादा माल सप्लाई करना, ठीक है। फसल कटाई के बाद की हानि जो होती है उसके व्यय को रोकने के बारे में इसमें कहा गया है, ठीक है। फसल जो कटाई होती है, फसल कटाई कर ली, अब ओले पड़ रहे हैं तो उसके क्या किया जाए, उसकी हानि को कम करने के लिए है। कृषकों व संगठन दोनों की सहभागिता बढ़ाना, किसान भी और संगठन के तौर पे भी सहभागिता बढ़ाना है, निर्यात को बढ़ाना है, रोजगार को बढ़ाना है, ये इसका उद्देश्य है। आगे देखिए कि किसानों, थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ना, ये अच्छी योजना है ना। अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, है ना। अब देखिए इसके अंदर किसानों संगठनों, रोजगार को बढ़ाना है, किसान और संगठनों की जो सहभागिता है उसको बढ़ाना है, निर्यात को बढ़ाना है। किसानों और संगठनों को क्या दिया गया है कि कई किसान इकट्ठे होकर आ रहे हैं या कोई संगठन आ रहा है तो उसमें 50% या अधिकतम 100 लाख है, मतलब जिसको 1 करोड़ बोला जाता है, 100 लाख तक का क्या मिला जाएगा उनको, 100 लाख तक अनुदान दिया जाएगा। कितना अनुदान दिया जाएगा, यदि किसान इकट्ठे होकर आ रहे हैं, संगठन आ रहा है, इसके अंदर बहुत सारे किसानों के लिए बोला गया है कि 50% या फिर उसका मतलब 100 लाख रुपए दिए जाएंगे। और यदि अन्य की बात आ रही है, अकेला किसान आ रहा है तो उसके अंदर 25% या फिर कोई व्यापारी वर्ग आता है या कोई अन्य वर्ग जो स्किल अपना डेवलप करना चाहता है, अपना बिजनेस लगाना चाहता है, स्टेबल करना चाहता है, वो जाता है तो उसको 25% या फिर 50 लाख रुपए जो भी अधिकतम होगा अनुदान इनको दिया जाएगा। किसानों और संगठनों को 50% और इसके साथ 100 लाख रुपए तक का जो अधिकतम होगा दिया जाएगा।
यदि अन्य संगठन जो भी जाएंगे तो उनको 25% तक 50 लाख रुपए तक अनुदान मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए कि 5% ब्याज सब्सिडी जो है वो क्या दी जाएगी। SC ST महिला जो है उनको 5% सब्सिडी जो होगी उनको ज्यादा दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 50% की बात हो रही है तो फिर 55% सब्सिडी हो जाएगी। और यदि 35 साल से कम है धंधा लगाने वाला आदमी तो उसको 1% और भी एक्स्ट्रा सब्सिडी दी जाएगी, उसको और एक्स्ट्रा सब्सिडी दे जाएगी। ठीक है, आगे है 5 वर्ष तक 2 लाख अधिकतम सीमा के साथ। देखिए 5 वर्ष तक की बात करते हैं, 2 लाख रुपए की अधिकतम सीमा के साथ करते हैं तो 1 रुपया प्रति यूनिट इनको बिजली के ऊपर सब्सिडी दी जाएगी। बिजली के ऊपर मतलब 5 वर्ष तक 2 लाख रुपए अधिकतम सीमा तक क्या दिया जाएगा आपको, 1 रुपया प्रति यूनिट बिजली की सब्सिडी दी जाएगी। सौर ऊर्जा संयंत्र पर 10 लाख रुपए अधिकतम अनुदान जो है वो दिया जाएगा। और या फिर संयंत्र लागत जो होता है उसका 30%। यदि आप बिजली को कोई कुआं लगा रहे हो तो वह के ऊपर ताने 10 लाख रुपए तक को अनुदान दिया जा सकता है, या फिर वह कुएं के ऊपर जो खर्चा होगा वह को 30% अनुदान ताने मिलेगा। ठीक है, आगे बात आती है फल सब्जी फूलों को। ये फल सब्जी फूल खराब होने वाले हैं, जल्दी खराब होते हैं। एक राज्य से अन्य राज्य में 300 किलोमीटर तक यदि कोई गाड़ी वाला लेके जा रहा है ना, तो जैविक उत्पादन पर यदि जैविक खेती का उत्पादित लेके जा रहा है तो उसको 20 लाख रुपए 5 वर्षों की अवधि तक दिए जाएंगे, है ना। और यदि जैविक के लिए बात कर रहा है तो देखिए दोनों जैविक के लिए हैं, लेकिन फल सब्जी और फूल की बात कर रहा है। जैविक उत्पादन के लिए आप लेके जाओगे तो 20 वर्षों तक मतलब 20 लाख रुपए आपको 5 वर्षों तक दिए जाएंगे, या फिर आपको 15 वर्ष तक 3 लाख रुपए का अनुदान आपको हर साल के हिसाब से मिलता रहेगा। 15 वर्ष तक 3 लाख रुपए के हिसाब से आपको अनुदान इसके अंदर मिलता रहेगा। आगे है कच्चे कृषि उत्पाद, जो काचो कृषि उत्पाद है वो लेके जाने पे किराए में 3 वर्षों तक 10 लाख का अनुदान आपको मिलेगा। 3 साल तक काचो कृषि उत्पाद लेके जा रहे हो तो 10 लाख रुपया को 3 साल तक ताने अनुदान मिलेगा, सब्सिडी मिलेगी। ठीक है, आगे है जैविक उत्पादन बाजारों का उपयोग करने के लिए। जैविक बाजारों को बढ़ावा देने की बात हो रही है ना इसमें। जैविक उत्पादन बाजारों का उपयोग करने के लिए 5 वर्षों तक क्या मिलेगा आपको, 5 वर्षों तक आपको मिलेगा 20 लाख प्रति वर्ष परिवहन अनुदान मिलेगा। परिवहन अनुदान कितना मिलेगा, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी आपको कितनी मिलेगी, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी 5 वर्षों तक मिलेगी, 20 लाख रुपए तक की मिलेगी। ठीक है, प्रति वर्ष। आगे देखिए प्रसंस्करण कृषि उत्पादन निर्यात पर जो प्रसंस्करण होते हैं, प्रसंस्करण क्या हो गए, जैसे मान लो टमाटर है उससे आपने सॉस बना ली, वो प्रसंस्करण हो गए, उनको लंबे समय तक रखना। कृषि उत्पादन निर्यात कर रहे हो तो 3 वर्षों तक आपको 15 लाख तक क्या मिलेगा, प्रसंस्करण जैविक उत्पाद मतलब कृषि प्रसंस्करण उत्पाद आप निर्यात कर रहे हो तो 3 वर्षों तक आपको 15 लाख तक क्या मिलेगा, अनुदान मिलेगा, अनुदान मिलेगा। ठीक है, सब्सिडी जिसको बोलते हैं। और प्रसंस्करण जैविक उत्पादन पर आपको क्या मिलेगा, 5 वर्ष तक 20 लाख रुपए अनुदान दे होगा। ठीक है, आगे देखते हैं कृषक कल्याण कोष। इस बार बजट में क्या बोल दिया, बजट 2023-24 के अंदर क्या बोला है कि इसकी राशि जो है 5,000 करोड़ से बढ़ाकर कितनी कर देंगे, 7,500 करोड़ कर देंगे। कितनी कर देंगे, 7,500 करोड़ कर देंगे, है ना। बजट के अंदर बोला। ये 16 दिसंबर 2019 को गठन किया गया था। ठीक है, इसकी राशि 1,000 करोड़ रुपए से स्टार्ट की गई थी, लेकिन वर्तमान में इस बजट में इसको कितना बोला गया है, 7,500 करोड़ तक ये बना दिया गया है, 500 करोड़ से बढ़ाकर। ठीक है, किसानों को उपज जो होती है उसका उचित दाम दिलाना इसका मुख्य उद्देश्य है। आगे देखिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना की बात करते हैं। जो आपके प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण जो उद्योग उन्नयन योजना जो है उनकी बात करते हैं। ये असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों को बढ़ावा देना है। जो लोग संगठित नहीं है, रिकॉर्डेड नहीं है, उनको रिकॉर्ड करना है और उनको बढ़ावा देना है। इसके अंदर केंद्र और राज्य की अनुपात की बात करते हैं तो 60-40 का अनुपात इसके अंदर वित्तीय सहायता का है। ठीक है, आगे जल संसाधन की बात कर लेते हैं। जल संसाधन आ गया अपना। इसमें हमने क्या पढ़ लिया था, पहले कृषि क्षेत्र पढ़ लिया था, पूरा पढ़ लिया था, है ना। कृषि क्षेत्र पढ़ लिया था, उसके बाद पशुधन भी आया था। ठीक है, इसके बाद फसलें भी आई थी। आगे जाके ये क्या आ गया, अपना जल संसाधन भी इसके अंदर आ गया। तो 30
39.09 लाख हेक्टेयर जो है वो राजस्थान के अंदर सिंचाई क्षेत्र होता है। कितना सिंचित क्षेत्र है राजस्थान का? 39.09 लाख हेक्टेयर जो भूमि है वो राजस्थान की कुल सिंचित क्षेत्र है। दिसंबर 2022 तक की बात करते हैं तो 710 हेक्टेयर के अंदर वृद्धि हुई थी। ये क्वेश्चन आ चुका है, बार बार पूछा जाएगा। कितनी वृद्धि हुई थी एक साल के अंदर? 710 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र की वृद्धि हुई थी। 22-23 में वृहद परियोजना का कार्य जो है वो प्रगति के ऊपर चल रहा है। ठीक है, आगे देखिए कौन कौन सी वृहद परियोजनाओं का कार्य जो है वो प्रगति पे चल रहा है। नर्मदा नहर की बात करते हैं। नर्मदा नहर जो परियोजना है ये 2 जिलों के अंदर आती है और राजस्थान के अंदर इसकी 74 किलोमीटर डिस्टेंस है। राजस्थान के अंदर बात करते हैं तो 74 किलोमीटर डिस्टेंस इसकी राजस्थान के अंदर है। राजस्थान के अंदर है, ये 2 जिलों के अंदर आती है, जालोर और बाड़मेर के अंदर आती है। इन दोनों जिलों के अंदर क्या होता है कि ये ड्रिप सिस्टम पहली ऐसी नहर पद्धति है जिसके अंदर फुहारा सिस्टम लगाना पड़ा था। ठीक है, तो पहली स्प्रिंकलर जो अनिवार्य किया था, ड्रिप सिस्टम किया था, नोजल लगानी शुरू करी थी। ठीक है, आगे दूसरी आती है परवन। परवन कहां पड़ती है? झालावाड़ में पड़ती है। परवन नदी के ऊपर है। एक 1821 गांवों को ये पेयजल दे रही है। इसमें झालावाड़, बारा, कोटा, बस बूंदी नहीं है। इसमें ध्यान रखना बूंदी नहीं है ना, बूंदी नहीं है तो ये बार बार आपको कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन डाला जाएगा। ठीक है, तो इसमें बूंदी नहीं है, झालावाड़ है, बारा है और कोटा, यहां के अंदर सिंचाई सुविधा मिलेगी, बूंदी के अंदर नहीं मिलेगी। ये क्वेश्चन आपको बार बार परेशान करने के लिए दिया जाएगा। तो परवन जो है झालावाड़ की है, जिसके अंदर कोटा, बारा और झालावाड़ 3 जिलों की सिंचाई परियोजना होगी, न कि बूंदी की इसका नाम नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ा दिया जाए वो एक अलग बात है, लेकिन अभी इसमें नाम नहीं है। 2970 मेगावाट तापीय विद्युत उत्पादन हो रहा है। किसके ऊपर हो रहा है? परवन के ऊपर हो रहा है। कितना हो रहा है? 2970 मेगावाट विद्युत जो है, तापीय विद्युत ऊर्जा जो है उसका उत्पादन हो रहा है। आगे धौलपुर लिफ्ट की बात करते हैं तो 30 मेगावाट इसके ऊपर सौर संयंत्र मिल रहा है, सिंचाई भी मिल रही है, पेय भी मिल रहा है। ये दोनों चीजें इसके अंदर धौलपुर की बात इस कम प्रगति पे। नवनेरा की बात करते हैं तो नवनेरा जो है आपका कोटा के अंदर है। कहां पे है नवनेरा? कोटा में है। कोटा के अंदर नवनेरा है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का ये हिस्सा है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना जो है राजस्थान के 13 जिलों के अंदर आती है। कितने जिलों में आती है? 13 जिलों में। 2051 तक बोला गया कि सबको पानी पिलाया जाएगा। आगे बोला है कि मरु क्षेत्र की जल पुनर्गठन योजनाएं, जो मरु क्षेत्र रेगिस्तान क्षेत्र है उनकी जो कर रहे हैं, जैसे IGNP कर रहे हैं, तो उसके अंदर न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है अपना ये क्या कर रहा है? वित्त पोषण कर रहा है। ठीक है, ये न्यू डेवलपमेंट बैंक जो अपने कौन से देश है? 5 देश है ना, छठा अफगानिस्तान। आगे देखिए लाभ गंगानगर न्यू डेवलपमेंट, ये जो आपके मरु क्षेत्र वाले जो बात कर रहे हैं, ये गंगानगर को, हनुमानगढ़ को, चूरू को, नागौर को, बीकानेर को, झुंझुनू को और आपके सीकर, जोधपुर जो आपके बाड़मेर मरु जो क्षेत्र है उसके अंदर पानी का विकास कर रहा है। नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है आपका, वो आपका ब्रिक्स देशों का न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो आपको वित्त पोषण की सहायता कर रहा है। बाढ़ ये जो समयावधि है ये 7 वर्ष के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, आगे है काली तीर लिफ्ट परियोजना की बात करते हैं तो ये भी आपकी। आगे देखिए ऊपरी उच्च स्तरीय नहर, ऊपरी जो है वो उच्च स्तरीय नहरों का काम भी चल रहा है। मध्यम सिंचाई परियोजना की बात करते हैं तो 5 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं जो हैं इनका कार्य चल रहा है। कार्य या तो पूर्ण हो गया है या चल रहा है, लगभग पूर्ण होने की कगार के ऊपर है। गर्दड़ा आपको पता है बूंदी की है। ये कौन सी है? मध्यम सिंचाई परियोजना है। कौन सी है? गर्दड़ा बूंदी की है। ये इंपॉर्टेंट लगा लो, यहां से क्वेश्चन चूकने वाला है ही नहीं। गर्दड़ा बूंदी की है। तकली की बात करते हैं तो तकली कोटा की है। गागरीन की बात करते हैं तो गागरीन झालावाड़ की है। लहासी की बात करते हैं तो लहासी जो है वो टोंक की है, लहासी टोंक की है। हथियादे की बात करते हैं तो हथियादे बारा की है। तो गर्दड़ा बूंदी की, ताकड़ी कोटा की, गागरीन झालावाड़ की, लहासी टोंक की और हथियादे जो है वो आपकी 12 की है। ये 5 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं जो हैं इनका कार्य, विकास कार्य प्रगति पर है। ठीक है, आगे 41 जो लघु परियोजनाएं जो हैं उनका भी कार्य क्या है? विकास कार्य प्रगति पे है ना। तो ये विकास है जो ये कार्य प्रगति पे है। आगे सरहद फीडर से बात करते हैं पंजाब और राजस्थान की, तो सरहद फीडर में हिस्सा राजस्थान और पंजाब का है, आपको बताइए।
राजस्थान का इसके अंदर हिस्सा जो दे रखा है वो 45.85% हिस्सा है, जबकि पंजाब की बात करते हैं तो 54.15% हिस्सा है। इसमें बांध पुनर्वास और सुधार परियोजनाओं का कार्य चालू किया जा रहा है, यहाँ पे काम हो रहा है ताकि इसके अंदर पानी का रिसाव कम हो, साफ सुथरा पानी अपने को अच्छे तरीके से मिल जाए, है ना। ड्रिप, है ना। बजट देखते हैं ना, बजट की बात करते हैं। बजट 2020-21 में शुरू हुआ था और इसको जो सहयोग जो है वो कौन कर रहा है, विश्व बैंक कर रहा है। वर्ल्ड बैंक जो है, विश्व बैंक हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए आपको ब्याज देगा, ब्याज इसका बहुत निरंतर ब्याज होता है और ये हमेशा पानी की या विकास की जो भी चीजें होती हैं उनके लिए खर्चा करता है। तो आपका जो सरहिंद फीडर जो है इसके ऊपर खर्चा कौन कर रहा है, आपका वर्ल्ड बैंक कर रहा है, ठीक है। आगे देखिए, प्रथम चरण में 7 बांध बन रहे हैं। कौन कौन से 7 बांध प्रथम चरण में कंप्लीट हुए, आपका बिसलपुर टोंक में है, जवाई पाली के अंदर है, बिसलपुर टोंक में है, जवाई जो है वो पाली के अंदर है, सुकड़ी और सेलवास जो है ये सिरोही में है, सुकड़ी और सेलवास जो है ये सिरोही के अंदर है। माही और गंभीरी जो है, माही बांध अलग है, गंभीरी की बात करते हैं तो भीलवाड़ा के अंदर है। सोम कमला अंबा की बात करते हैं तो ये डूंगरपुर बेणेश्वर धाम के अंदर जो है ये बांध आपके बन रहे हैं। सोम पे अलग, कमला पे अलग, अंबा पे अलग बांध बन रहे हैं, ठीक है। तो 7 जो बांध हैं, बिसलपुर, जवाई, सुकड़ी, सेलवास 4, गंभीरी 5, सोम कमला अंबा 6 और माही 7 बांध जो है वो बन रहे हैं, ठीक है। प्रथम चरण है इनका। आगे देखिए, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना 9600 करोड़ रुपए की है। ये कितने की है, 9600 करोड़ रुपए की राजस्थान की मेगा है, ड्रीम प्रोजेक्ट है राजस्थान का। करोड़ जो है 13 जिलों की बात करते हैं, ये 13 जिलों पूर्वी जो है, उत्तर पूर्वी और पूर्वी दक्षिणी जो है 13 जिलों के अंदर आती है। ये 2051 तक बोला है कि हम पेयजल दे देंगे, 2051 तक हम पानी पिला देंगे और 2 लाख हेक्टेयर जो है वो नए जो क्षेत्र है सूक्ष्म सिंचाई दे देंगे कि उनको हम ड्रिप सिस्टम वाली सिंचाई जो है वो दे देंगे। 2 लाख हेक्टेयर जो है उसको एक्स्ट्रा क्षेत्र में हम सूक्ष्म सिंचाई दे देंगे, ठीक है। आगे प्रथम चरण की बात करते हैं। नवनेरा वही कोटा वाला, गलुआ है, बिसलपुर है, इसरदा बांध है। यहां से भाई इंपोर्टेंट लगा लो, इसका जो प्रथम चरण का काम हो रहा है, प्रथम चरण कहां पे हो रहा है, नवनेरा, गलुआ, बिसलपुर और इसरदा बांध सवाई माधोपुर तक हो रहा है। कूल नदी जो है वो उसको किस में घेरा जा रहा है, रामगढ़ बांध, अपने जयपुर वाले रामगढ़ बांध के अंदर कूल नदी को घेरा जा रहा है। पार्वती नदी है, पार्वती नदी को महलपुर बांध के अंदर घेरा जा रहा है। पार्वती नदी जो है उसको महलपुर बांध की तरफ मोड़ा जा रहा है। कूल नदी है, इसको रामगढ़ बांध की तरफ मोड़ा जा रहा है। कूल नदी जो है इसको रामपुर बांध की तरफ मोड़ा जा रहा है और पार्वती नदी जो है इसको महल बांध की तरफ, महलपुर बांध की तरफ। और ये जो पहला चरण है ये पहले ही चरण के हैं, पहले चरण के हैं। नवनेरा, नवनेरा से आगे पानी जाएगा गलवा, गलवा से बिसलपुर बांध का, बिसलपुर बांध से आपका ये सवाई माधोपुर का इसरदा बांध जो है निवाई टोंक वाला उसमें चला जाएगा, ठीक है। कूल नदी की बात करते हैं तो कूल नदी जो है रामगढ़ बांध में चली जाती है और पार्वती नदी की बात करते हैं तो ये महलपुर बांध के अंदर गिराई जा रही है। इसका जो कार्य है वो वेबकोस्ट लिमिटेड कंपनी कर रही है अपने गुड़गांव, जिसका हेडक्वार्टर है गुड़ग्राम में, इसका क्या है हेडक्वार्टर है। और ये वेबकोस्ट कंपनी जो है वो इसका कार्य कर रही है। कभी कभी क्वेश्चन कंपनियों का भी अटका देते हैं, ठीक है। आगे देखिए, मजा आ रहा है, हाँ थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। राजीव गांधी जल संचय योजना की बात करते हैं। राजीव गांधी जल संचय योजना की बात करते हैं तो इसके अंदर वर्षा जल का उचित उपयोग ये शुरू कब हुई थी, 2014 के अंदर हुई थी। राजीव गांधी जल संचय योजना 2014 में शुरू हुई थी। तो ये वर्षा जल जो होता है उसका उचित उपयोग करना, भंडारण करने के लिए टाका, बावड़ी, कुएं जो भी है इनमें इकट्ठे करने की बात की गई है। इसमें प्रशासनिक विभाग की बात करते हैं तो प्रशासनिक विभाग पंचायती राज को बनाया गया, ग्राम पंचायत को बनाया गया है। जबकि नोडल विभाग की बात करते हैं तो जल जो ग्रहण विकास है, भू संरक्षण विभाग जो है उसको इसका नोडल बनाया गया है। 449 कार्य इन्होंने स्वीकृत किए थे, जिनमें 464 कार्य इन्होंने पूर्ण कर लिए हैं, बाकी 26 कार्य बचे हुए हैं, वो भी मेरे ख्याल से अब तक तो कर लिए होंगे, ठीक है। आगे देखिए, उपनिवेश विभाग की बात करते हैं तो इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना क्षेत्रों में भूमि आवंटन करना, उपनिवेश विभाग जो है वो क्या कर रहा है, इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना जो है उस क्षेत्र के अंदर लोगों को भूमि आवंटित करवा रहा है।
है ना, आईजीएनपी क्षेत्रों में भूमि आवंटित करवा रहा है। आगे नाथद्वारा की बात करते हैं, यह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा लेना। नाथद्वारा में किसान जो है उनको ट्रेनिंग देने के लिए एक संस्था बन रही है, किसानों को ट्रेनिंग देने के लिए नाथद्वारा के अंदर। नाथद्वारा कहां पड़ता है अपना, राजसमंद में, राजसमंद में पड़ता है नाथद्वारा, ठीक है। आगे जयपुर, जयपुर में आधुनिक जैव सुरक्षा प्रयोगशाला तथा 3 लैब स्वीकृत की गई हैं। आधुनिक जैव सुरक्षा प्रयोगशाला कहां पे बनेगी, जयपुर के अंदर, जयपुर के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है ना। और अभी आपने देखा होगा बायोटेक्निकल, एपीजे अब्दुल कलाम बायोटेक्निकल यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जो आपकी जैव विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं, विश्वविद्यालय बायोटेक्निकल यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, तो ये भी अपने जयपुर में बन रही है। कहां पे बन रही है, जयपुर के अंदर। ये बजट के अंदर बोला गया है, बजट जो है अपना बजट 2023-24 जो है, इस बजट के अंदर यह बात बोली गई है। तो जैव सुरक्षा की प्रयोगशाला की भी बात करेंगे तो भी जयपुर में बन रही है। 3 लैब जो है वो भी जयपुर में बन रही है, ठीक है। आगे देखिए, ऊंट प्रजननों को, ऊंट प्रजनन जो ऊंट रखे और बाकी ऊंटनी ब्यावन है, तो वह ऊंटनी ब्यावन पे बन के मिलेगा 10,000 रुपया मिलेगा। 10,000 रुपया 2 किस्ता में दिया जाएगा। पहली किस्त तो जद दिया जाएगा जद वो जाम में जो दू लेके 2 मनाता ही है ना, और दूसरी किस्त वो 12 मना को हो जाए, सिस्टम जना हो जाए। और ऊंट, वैसे ऊंट का प्रजनन का टाइम कितना है, 13 माह है। ऊंटनी का, ऊंट तो ब्यावी गुनी, ऊंटनी के प्रजनन का जो टाइम है वो 13 माह है, ठीक है। आगे देखिए, 32 जिलों में लंपी स्किन डिजीज की बात की जा रही है। ये लंपी स्किन डिजीज रोग हुआ था, वो रोग प्रकोप संसूचित किए गए हैं। गोवंश को वध से बचाने के लिए, कि भाई गायों को मारे नहीं, उनको बचाने के लिए क्या किया गया है कि जो बड़े मवेशी है ना, बडोड़ा, सांड और गा, बड़का तो 40 रुपया प्रतिदिन राज्य सरकार देगी कि भैया ने गौशाला में रखो, और गौशाला ने आला ने बड़े पशु के लिए देगी 40 रुपया रोज का। और छोटो पशु है, बाछड़ियों है ना, तो बन के देगा 20 रुपया रोज का गौशाला आलन देगा, भाई त्यान राखो और मारो मत, है ना। आगे 1 वर्ष तक रखने के लिए ये पैसे दिए जाएंगे, 1 वर्ष तक रखने के लिए पैसे दिए जाएंगे राज्य सरकार से। आगे बात आती है कि राज्य में 24 जिला दूध उत्पादन सहकारी संघ है। जिला दूध उत्पादन सहकारी संघ, ये बार बार क्वेश्चन आता है, ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। कितने हैं, 24 हैं। यहां से तो मोस्ट आता ही आता है कि जिला दूध उत्पादन सहकारी संघ राजस्थान में कितने हैं, तो 24 हैं। ये तो रटी रटाई चीजें। आगे है राज्य सड़क सुरक्षा कवच बीमा योजना, इसका 6ठा चरण शुरू कर दिया है। राज्य सड़क जो है आपकी सुरक्षा कवच बीमा योजना जो है वो आपकी शुरू कब हुई थी, ये हुई थी 2019 में, 1 जनवरी 2019 के अंदर शुरू हुई थी। 1 जनवरी राज्य सड़क सुरक्षा कवच बीमा योजना है, 1 जनवरी 2019 में तो इसको शुरू किया गया था। पहले बोला कि हम 2 रुपए प्रति किलो दूध के हिसाब से एक्स्ट्रा दे देंगे ना, तो 1 जनवरी 2022 में इसका 6ठा चरण चालू हो गया। 1 जनवरी 2022 को 6ठा चरण चालू हो गया। इसमें दूध उत्पादन की, दूध उत्पादक जो है, जो आदमी दूध दे के आवे है या फिर दूध काटे है, तो वो क्या करे कि दुर्घटना पे यदि मृत्यु हो जाती है तो उसको 5 लाख रुपए मिलेंगे। मृत्यु हो जाती है तो 5 लाख, यदि उसकी स्थायी स्थायी विकलांगता हो जाता है, कुछ टूट फूट जाता है बेचारे का स्थायी तौर पे, तो उसको 2.5 लाख रुपए की आर्थिक जो सहायता है वो राज्य सरकार करेगी, ठीक है। आंशिक विकलांगता की बात करते हैं, यदि स्थायी विकलांगता हो जाती है और मृत्यु हो जाती है तो उसको मिलेंगे 5 लाख रुपए। कितने मिलेंगे, 5 लाख रुपए उसको मिलेंगे। देखिए ये जो है, इन दोनों कंडीशन के अंदर उसको 5 लाख रुपए मिलेंगे। स्थायी विकलांगता हो जाती है और दुर्घटना के अंदर मृत्यु हो जाती है तो उसको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इन दोनों कंडीशन में 5 लाख होंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, यदि आंशिक विकलांगता हो जाती है, एक बार टूट के रह गयो, तो 2.5 लाख रुपए उसको मिलेंगे, ठीक है। आगे देखिए, मत्स्य क्षेत्र के देख लेते हैं। मत्स्य क्षेत्र की योजना देखते हैं, अभी चालू की गई है। योजना है आजीविका मॉडल के ऊपर, आदिवासी मछुआरों के लिए उत्थान। योजना आजीविका मॉडल,
योजना का क्या नाम है? आजीविका मॉडल है, और ये आदिवासी मछुआरों के उत्थान के लिए है। ये 3 जिलों के अंदर ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, बार बार ये क्वेश्चन आपको सताएगा। जयसमंद जो है ये आपका कहाँ पे पड़ती है? उदयपुर के अंदर है, उदयपुर में। इसके अंदर भाट और रामपुरा, फिर इसके अंदर आपकी गोमती नदी आती है, गोमती नदी आती है। तो ये देखिए आपके जयसमंद झील की बात करते हैं, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, उदयपुर के अंदर है। भाट और रामपुरा, इससे 2 नहरें निकाली गई हैं और गोमती नदी आके इसमें गिरती है। तो ये जो आदिवासी मछुआरों के लिए यहाँ पे मछलियां पालने का काम हो रहा है। आगे बात करते हैं माही बजाज सागर, बांसवाड़ा की बात कर रहे हैं। माही बजाज सागर में भी मछलियां आदिवासियों के लिए पाली जा रही हैं। कढ़ाना वाटर पार्क की बात कर रहे हैं, कढ़ाना बैंक की बात कर रहे हैं, कढ़ाना वाटर बैंक की बात कर रहे हैं, तो डूंगरपुर के अंदर है। कढ़ाना वाटर बैंक कहाँ पे? डूंगरपुर के अंदर। 3 जगह, जयसमंद, माही बजाज सागर और कढ़ाना वाटर बैंक जो है, वहां तीनों जगह मछुआरे जो है मछलियां पाल रहे हैं। ठीक है, योजना का क्या नाम है? आजीविका मॉडल के आधार पे कर रहे हैं। आगे मत्स्य लैंडिंग केंद्र की बात कर रहे हैं। मत्स्य जो लैंडिंग केंद्र है उसकी बात करते हैं। मत्स्य लैंडिंग के अंदर मछली लाके छोड़े जा रहे हैं, कहां कहां छोड़े? रामसागर की बात करते हैं तो रामसागर आपके धौलपुर में, ये भी रट के रखना भाई, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। रामसागर की बात करते हैं, रामसागर आपके धौलपुर में। बिसलपुर की बात करते हैं, टोंक में, यहाँ पे रंगीन है, यहाँ पे रंगीन मछलियां हैं। बिसलपुर के अंदर टोंक है। राणा प्रताप सागर आपका रावत भाटा प्रतापगढ़ के अंदर, ये चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ता है। जवाई बांध की बात करते हैं तो ये पाली के अंदर, और जयसमंद की बात करते हैं उदयपुर के अंदर है। ये 5 है, ये 5 नाम याद रखना। रामसागर धौलपुर में, बिसलपुर टोंक में, राणा प्रताप सागर चित्तौड़ में, जवाई बांध पाली में, और ये जो आपकी जयसमंद झील है ये उदयपुर के अंदर है। ठीक है, ये मत्स्य लैंडिंग के अंदर बताए गए हैं इस बार, है ना। आगे मत्स्य प्रसंस्करण से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए मत्स्य लैंडिंग केंद्र बनाए गए हैं कि मछली जो है एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए इसका नुकसान कम से कम हो, इसलिए इसके लैंडिंग क्षेत्र बना दिए ताकि वहां से वहां तक पहुंचा दे, वहां से वहां तक सब जगह पहुंचाने की बात हो रही है। आगे बात कर रहे हैं केज कल्चर योजना, जो मछली एक्वेरियम गैलरी की बात करते हैं तो बिसलपुर टोंक में है। मछली एक्वेरियम गैलरी की बात करते हैं, ये केज कल्चर योजना के तहत जो आपकी मछली एक्वेरियम गैलरी की बात करते हैं वो बिसलपुर टोंक में है। और सजावटी मत्स्य विकास बोर्ड की बात करते हैं तो ये पूरा का पूरा बोर्ड आपका कहां पे है? हैदराबाद के अंदर है, बोर्ड जो है वो हैदराबाद में। आगे है वानिकी, राज्य का कुल घोषित वन क्षेत्र, पेड़ों की बात हो रही है। वानिकी की राज्य का कुल घोषित जो वन क्षेत्र है वो कितना है आपका? 32,864.62 किलोमीटर एरिया में है, वर्ग किलोमीटर में। कितना है? 32,864 किलोमीटर एरिया में है, 32,864 किलोमीटर एरिया के अंदर है। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र का 9.60% है। राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र जो है उसका 9.60% क्षेत्र के अंदर क्या हुआ है? वन खड़े हुए हैं। आगे वर्दी वन आच्छादित क्षेत्र की बात करते हैं तो वन आच्छादित क्षेत्र में कितने एरिया में वर्दी हुई है? 25.25 किलोमीटर का जो एरिया है, स्क्वायर एरिया, उसके अंदर वर्दी हुई है। आगे बात आती है कि घर घर औषधि योजना की बात करते हैं। ये वन क्षेत्र का मैंने वन रिपोर्ट जो 2021 की है वो अलग से करा रखी है, अलग से करवा रखी है, केवल वही बातें हैं इसके अंदर, तो इतना ही दिया गया, उसमें पूरा एक्सप्लेन आपको मिलेगा। 2021 वाली करवा दी है मैंने। IQ लेवल एकेडमी को आप सर्च करोगे तो उसके चैनल पे आप वन संपदा और देखोगे तो उसमें मिल जाएगा आपको, है ना। तो वर्दी की बात करते हैं तो वन आच्छादित क्षेत्र कितने में वर्दी हुई है? 25.25 किलोमीटर एरिया में वर्दी हुई है। घर घर औषधि योजना की बात करते हैं जो शुरू 1 अगस्त 2021 को शुरू हुई थी। इसके अंदर तुलसी है, गिलोय है, अश्वगंधा है, कालमेघ जो है, इनके पौधे जो हैं वो हर 3 साल के अंदर दिए जा रहे हैं। ठीक है, फ्री बांटे जा रहे हैं किट। आगे बोटनिकल गार्डन की बात कर रहे हैं तो बोटनिकल गार्डन जोधपुर में है, बीकानेर में बन गया, कोटा में बन गया, उदयपुर में बन गया, भरतपुर के अंदर बन गया, अजमेर में बन गया और जयपुर में बने हैं। तो देखिए आपके सारे के सारे जो संभाग हैं, जोधपुर संभाग हो गया, बीकानेर संभाग, कोटा, उदयपुर, भरतपुर संभाग, अजमेर संभाग हो गया। तो आपके जो सातों के सातों संभाग हैं उसके अंदर क्या बन गया? बोटनिकल गार्डन बन गए। तो ये याद हो गया ना सीधा सीधा कि सातों संभाग के अंदर बोटनिकल गार्डन बन गए हैं। ठीक है, आगे देखिए इससे पहले पहला बोटनिकल गार्डन की बात करते हैं तो वो झालाना जो डूंगरी है ना अपनी जयपुर वाली, तो वो विश्व वानिकी उद्यान बना था। ठीक है,
आगे लव कुश वाटिका बोला गया है कि प्रत्येक जिले के अंदर जो है मनोरंजन की चीजें बढ़ाने के लिए, बच्चों को प्रवेश बढ़ाने के लिए 2-2 करोड़ रुपए की लव कुश वाटिका तैयार किए जाएंगे। 2 करोड़ रुपए प्रत्येक जिले के अंदर इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, मनोरंजन को बढ़ावा देने के लिए गतिविधियां, पैदल टैंक और ट्रैक है ये आपका, है ना, पैदल ट्रैक और जल निकाल के लिए पानी को झरनों भी एक अंदर चल रहा है, वो 2-2 करोड़ रुपए प्रत्येक जिले के अंदर खर्च किया जाएगा लव कुश वाटिका जो है उसके ऊपर। आगे देखिए, राज्य में 29 सहकारी बैंक हैं। कितने कोऑपरेटिव बैंक हैं? 29 सहकारिता बैंक हैं। इसके अंदर तथा 24 दूध संघ हैं। हमने देख लिया था 24 दूध संघ हैं। महिला विकास ऋण योजना की बात करते हैं तो महिला विकास ऋण योजना में क्या होता है कि कोई भी महिला, 2 महिलाएं की या 2 आदमियों की या 1 महिला 1 आदमी की गारंटी के ऊपर उसको 50,000 रुपए तक कृषि डेयरी के लिए क्या मिल जाता है? ऋण मिल जाता है। बिना ब्याज के 50,000 रुपए तक का उसको ऋण मिल जाता है। 2 आदमियों की गारंटी से उसको कोई अग्रिम नहीं देना पड़ता, कोई कागज वगैरह नहीं, 2 आदमी कह देते हैं उसी पे ऋण मिल जाएगा 50,000 रुपए का, है ना। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की बात करते हैं तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कितने अपने? 37 अर्बन कोऑपरेटिव ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक है ना। आगे है प्रधानमंत्री जन औषधि, प्रधानमंत्री क्षेत्रीय जन औषधि परियोजना में कॉनफेड द्वारा 200 केंद्रों की स्थापना की गई है। प्रधानमंत्री जन औषधि में कितने केंद्रों की स्थापना की गई है? 200 केंद्रों की स्थापना की गई है, ठीक है। आगे पहले चरण के अंदर उदयपुर है, जोधपुर है, झुंझुनू है, डूंगरपुर है। पहले चरण में कहां की गई है? कॉनफेड ने कहां की गई है? औषधि परियोजना के तहत केंद्र बनाए हैं। उदयपुर के अंदर बनाए हैं, जोधपुर के अंदर बनाए हैं, झुंझुनू के अंदर बनाए हैं और डूंगरपुर के अंदर बनाए हैं, ठीक है। तो थोक उपभोक्ता भंडार जो है वो, ये चारों जो चल रहे हैं ये थोक उपभोक्ता भंडार चला रहे हैं। आगे कॉनफेड एकमात्र जयपुर वाला चला रहा है, कॉनफेड जो है वो जयपुर का चला रहा है। आगे देखिए, आईजीएनपी इंदिरा गांधी नहर परियोजना बीकानेर, बीकानेर जैसलमेर में क्या हो रहा है? नवीनीकरण हो रहा है। नवीकरण हो रहा है तो इसके अंदर पैसे कौन दे रहा है? नाबार्ड दे रहा है। और आरआईडीएफ क्या होता है? ये होता है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड होता है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड होता है। ये इसमें पैसे कहां से आते हैं? इसमें पैसे आते हैं कि कोई भी यदि अपने बैंक होते हैं, वाणिज्य बैंक, उसकी यदि 20 शाखाएं से कम है या विदेशी बैंक है, अपने बैंकों की 40 शाखाएं, विदेशी बैंक है उनकी 20 शाखाएं, उससे कम है तो कुछ पैसे उनके काट लेगा आरबीआई। वो काट लेगा तो वो 2 प्रकार के फंड बनाएगा। एक तो बनाएगा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाएगा, उसके अंदर आपको खर्च करने पड़ेंगे। ये जो आपका नहीं होता क्या कि भाई 30%, 40% जो पैसे होते हैं बैंक के 40% पैसे होते हैं वो प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग में देना पड़ेगा आपको। पीएसएल कोटा पूरा करना पड़ेगा। प्राइमरी प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आपको लोन देना पड़ेगा 40% पैसों का। यदि वो 40% पैसे नहीं दे पाते, देखो ग्रामीण क्षेत्र में दे देते हैं, शहरी क्षेत्र के नहीं दे पाते, शहरी क्षेत्र के नहीं दे पाते, उनका पैसा किस में चला जाएगा? जो एक्स्ट्रा पैसा होगा आरबीआई किस में डाल देगी? वो डाल देगी अर्बन, कि भाई आप इतने पैसे तो हमें देने ही देने पड़ेंगे, तो वो डालेंगे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। जो शहरों के अंदर आपकी जो नगर पालिका निधि है या राज्य सरकार के जो भी हैं उसके, या केंद्र सरकार के शहरी जो डेवलप होगा उसमें ये पैसे काम में लिए जाते हैं। अब बात आती है आरआईडीएफ, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की बात करते हैं। तो वो जो अपना 40% का पीएसएल कोटा कोई भी बैंक कंप्लीट नहीं कर पाता है तो क्या करना पड़ेगा? उसको इसके अंदर पैसे जमा कराने पड़ेंगे, 40% हिस्सेदारी। यहां से जो पैसे बनेंगे उसके ऊपर कोई भी अपना ग्रामीण क्षेत्र के अंदर डेवलपमेंट होगा। तो अपना नाबार्ड दे रहा है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड दे रहा है, जो अपने बीकानेर से जैसलमेर तक आईजीएनपी जो नहर है उसके नवीकरण के कार्य के लिए कौन दे रहा है? नाबार्ड और आरआईडीएफ, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड दे रहा है। आगे बात करते हैं बीकानेर की। बीकानेर के दांतोर, नाचना, अवाई और साकड़िया, दांतोर, नाचना, अवाई और साकड़िया, बीकानेर में ये जो आईजीएनपी है इसका काम कहां चल रहा है? दांतोर, नाचना, अवाई, साकड़िया, दांतोर, नाचना, अवाई, साकड़िया में। जैसलमेर की बात करते हैं तो शहीद बीरबल सिंह साखा की बात करते हैं। आजादी के दीवाने और गुंडाराज इनकी किताबें हुआ करती थी, अमानवीय घटना, मतलब इनको इतनी बुरी सजा मिली थी, आपको पता ही है, ये तो खैर रिश्ते में आपने पढ़ा है। आगे बात करते हैं भूजल की। अपने जमीन में पानी की तो क्या है ना,
2021 भूजल आकलन रिपोर्ट की बात करते हैं। इसमें बोला गया कि 78% भूभाग राज्य का अति दोहन श्रेणी में आवा है कि खचाई चाल रही है बड़े, कोई तो सोलर प्लांट लगा रहे है, कोई किम्बी लगा रहे हो, बढ़िया आड़ो पानी जमीन आड़ो बाहर ने खच के गे रहे हैं ना। तो 78% जो भाग है वो अति दोहन की श्रेणी में आता है। एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन जाता है। ठीक है, आगे बात आती है कि 100 रफ्तार भी यहाँ है कि जुड़ तो मान लो 100 बग में 100 लीटर पानी स्टोरेज में जमा हुआ है, 100 ही आप काट लिया तो काम चलतो रहे, लेकिन बम ओवर कितनो 100 लीटर और आप खींच लिया कितनो 150 लीटर। तो रफ्तार जो है ना, जल दोहन की रफ्तार जो है वो 150% है। ये पूछा जा सकता है भाई, ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए। इंपॉर्टेंट क्या बनता है कि राजस्थान में जल दोहन की रफ्तार कितनी है, 150% जल दोहन की दर है। ठीक है, आगे बात करते हैं सुरक्षित ब्लॉक की। 2022 के अंदर राजस्थान की कुल ब्लॉकों की बात करते हैं तो 302 ब्लॉक हैं राजस्थान के अंदर, जिसमें 7 जो हैं वो शहरों के अंदर आते हैं। आगे अति दोहन ब्लॉक 229 ब्लॉक हैं और लवणीय ब्लॉक अपने राजस्थान में 3 ब्लॉक लवणीय हैं, उसका पानी भी काम का नहीं है। ठीक है, आगे अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना जो है 1 अप्रैल 2020 से शुरू हुई थी और इन्होंने बोला कि 2024-25 5 साल के अंदर हम सबको कनेक्शन और पानी दे देंगे, है ना। वो तो दूसरी योजना थी वो। ठीक है, अटल भूजल योजना की है, जमीन वाटर लैंड मतलब अंडर वाटर जो है उसके क्षेत्र को बढ़ाना है। तो ये भारत और विश्व बैंक, ये क्वेश्चन अभी आया था कि किसके सहयोग से चलाई जा रही है अटल भूजल योजना। तो ये शुरू कब हुई थी, 1 अप्रैल 2022 से शुरू हुई थी, चलेगी कब 2024-25 तक चलेगी। इसमें 50% हिस्सेदारी भारत सरकार की है और 50% हिस्सेदारी अपने को वर्ल्ड बैंक दे रहा है। ठीक है, आगे देखिए, अटल भूजल योजना जो है ये 17 जिलों के अंदर चल रही है राजस्थान के अंदर और 38 जो पंचायत समितियां हैं उनके 1139 जो गांव हैं उनके अंदर अटल भूजल योजना चल रही है। 17 जिलों ज्यादा इंपॉर्टेंट, 17 जिलों और 38 गांव। कभी कभी यहां से भी क्वेश्चन उठा दिए जाते हैं कि 38 पंचायत समिति और 1139 गांव में चल रही है। राज्य में देश का कुल जल की बात करते हैं तो देखिए 1% ही है। देश का कुल जल की बात करेंगे राज्य के अंदर 1% है, 1.16%, और 10.41% क्या हो जाएगा, अपना क्षेत्रफल है। तो देखो 1%, 10% माटी ने 1% पानी थोड़ा ना बेच दे, तो बैलेंस थोड़ो अपने तो नसीब में कम लिखेड़ो पानी, है ना, अनबैलेंस है। लेकिन धीरे धीरे जो पूर्वी नहर परियोजना हो रही है, इधर पश्चिम नहर परियोजना अपनी चल ही रही है, थोड़ा नदी जोड़ो परियोजना चल ही रही है, तो राजस्थान फिर से रेगिस्तान जो है वो फिर से क्या बन जाएगा, टेथित सागर वापस से बना देंगे अपने इसको लग के, है ना। राज्य में देश का कुल 1.16% जल है। क्षेत्रफल की बात करते हैं 10.41% है। पहले नंबर पे राजीव गांधी जल संचय योजना की बात करते हैं तो ये 20 अगस्त 2019 को शुरू हुई थी, अब जाके वापस शुरू किया गया इसको। अगला जो सेकंड चरण की बात करते हैं तो सेकंड चरण इसका कब शुरू किया गया, 1 सितंबर 2022 को किया गया, राजीव गांधी जल संचय योजना का। ठीक है, तो देखिए एक साथ योजनाएं जो हैं वो एक साथ आपको पूरे एक मैराथन क्लास लेके उसमें ऑल ओवर राजस्थान सेंट्रल गवर्नमेंट की और करीबन 100 योजनाएं हैं वो एक साथ करवा देंगे, जिससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। वो एक अलग से टॉपिक हो जाएगा क्योंकि वो हर एग्जाम में तो इतना ज्यादा आता नहीं है, नॉर्मल आती है 5-10 योजनाएं, तो वो आपको इसी के अंदर ऐड कर दी है ना। पशुधन की बात करते हैं तो पशुगणना 2019 के अंदर ये 20वीं पशुगणना है। कौन सी है भाई, 20वीं पशुगणना। शुरू कब हुई थी, 2019-20 से शुरू हुई थी। हर 5 साल में होती है, हर 5 वर्ष में होती है। ठीक है, राज्य में कुल 568.01 लाख कुल पशुधन है। सेकंड नंबर पे है राजस्थान, सेकंड पे है। फर्स्ट पे कौन है, यूपी है। ठीक है, यूपी के बाद में दूसरे नंबर पे पशुधन राजस्थान में है। यदि मुर्गला की बात करी जा, कुक्कुट की बात करी जा तो 146.23 लाख मुर्गला अपने वही है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि देश का 10.60% सेकंड नंबर पे राजस्थान है। देश का कितना परसेंट पशुधन राज्य में पाया जाता है, तो 10.60% पशुधन राज्य के अंदर पाया जाता है। यदि बात करते हैं गोवंश की बात करते हैं तो 7.24% है। गोवंश के अंदर अपना चौथा स्थान आता है, राजस्थान 4th पे आता है। राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान की रैंक, क्योंकि मैंने ये स्पेशल करवा रखा है, बस एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं इसको। इकोनॉमी सर्वे में दिया हुआ है, इतना ही दिया हुआ है। बात करते हैं भैंस की, है ना, तो भैंस अपना दूसरे नंबर पे आ जाएगी। यूपी के बाद में सेकंड नंबर पे अपने भैंसे रखी जाती हैं। बकरियों की बात करते हैं तो बकरियां फर्स्ट नंबर पे राजस्थान के अंदर आती हैं। फिर भेड़ की बात करते हैं, है ना,
गोवंश की बात करते हैं, भेड़ की बात करते हैं और बकरियों की बातें करते हैं, है ना। तो अपने गोवंश जो है वो चौथे पे नहीं आएगी भाई, गोवंश जो है वो छठे नंबर पे है अपना, और अपनी जो भेड़े हैं वो चौथे नंबर पे आ जाएंगे। ऊंट पे अपन फर्स्ट नंबर पे आ जाते हैं, ऊंट में पहले नंबर पे, गोवंश पे कितने पे आ जाएंगे, छठे नंबर पे आ जाएंगे। जो आपका गोवंश जो है उसके अंदर आप छठे नंबर पे आ जाते हो, कितने पे आ जाते हो, छठे नंबर पे गोवंश के अंदर आते हो। भेड़ के अंदर चौथे नंबर पे आते हो, ऊंट के अंदर पहले नंबर। दूध उत्पादन की बात करते हैं तो दूध उत्पादन कितना होता है, 14.63%। बकरियां देखिए ये तो देखा ही नहीं आपने, भैंस जो है 12.47% भैंसे हैं, गोवंश 7.24% है, बकरियां 14% हैं, भेड़ की बात करते हैं 10.60% है, ऊंट की बात करते हैं 84.43% राज्य के अंदर पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं दूध की, दूध का जो है अपना सेकंड स्थान है, कौन सा स्थान है, सेकंड स्थान है दूध का, ठीक है। दूध में अपन 14.63% है। ऊन की बात करते हैं तो ऊन के अंदर राजस्थान का टॉप आता है, 42.45% ऊन राजस्थान के अंदर पैदा होती है, ठीक है। आगे देखिए, ऊन की मंडियां वगैरह बीकानेर में है, आपको बताइए। राष्ट्रीय पशुधन मिशन की बात करते हैं, है ना, तो के तहत भेड़ व बकरी की नस्ल सुधार योजना चल रही है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन की बात करेंगे तो इसके अंदर भेड़ और बकरी जो है इन दोनों की नस्ल सुधार का कार्यक्रम चल रहा है। केंद्र सरकार 60%, राज्य सरकार 40% हिस्सेदारी दे रही है। आगे देख कहां कहां चल रही है, कहां कहां चल रही है, ये चल रही है अजमेर, जयपुर, सीकर, नागौर, रासम, ये जो राजसमंद, चित्तौड़, चूरू, सिरोही, कुचामन सिटी में चल रही है, ठीक है। आगे देखिए, 300 नवीन पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले जाएंगे। 300 जो है नए जो पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले जाएंगे, उप स्वास्थ्य केंद्र जो है वो खोले जाएंगे। कितने, 300 खोले जाएंगे। लेकिन इन्होंने कहा कि चाकसू, जयपुर, कुचामन, नागौर, नवलगढ़, झुंझुनू, नागौर, चाकसू, जयपुर और नवलगढ़, झुंझुनू, झुंझुनू, ठीक है। इन तीनों के अंदर प्रथम श्रेणी चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय खोले जाएंगे, फर्स्ट क्लास के, है ना, को बहुत से पशु चिकित्सालयों में कर्मोन्वित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अपना ये टॉपिक आज यही कंप्लीट होता है। कृषि क्षेत्र से रिलेटिव जो भी टोटल योजनाएं थी अपने इकोनॉमी सर्वे में दी गई हैं, और जो भी टोटल इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सारी की सारी हमने कलेक्ट करके आपके सामने पेश कर दी। ठीक है दोस्तों, बाय, धन्यवाद।